डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। जो वन शॉट सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से जो कंप्लीट चैप्टर हैं उनको एक सिंगल वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और जिसकी वजह से वीडियो लेंथ लंबी जरूर रहेगी, लेकिन उसमें जो खास बात रहेगी कि सारा जो चैप्टर का कंटेंट है वो एक ही जगह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में हम केवल जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जो गोल्डन लाइंस हैं एनसीईआरटी की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और साथ में इस कंटेंट को आपको साथ साथ में नोट करने की या स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीडीएफ फॉर्मेट है इस वीडियो लेक्चर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है वो भी हो सकता है अजीब सी लगे, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक एडवांस रूप है जिसके अंदर जो बायोलॉजी है और टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है। जैसे इंजीनियरिंग में हम अलग अलग जो उपकरण बनाते हैं, तो उसके अंदर थोड़ी सी एक साइंटिफिक लैंग्वेज चलती है। तो पार्ट जो चैप्टर है थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन कोशिश की जाएगी पूरे एक एक जो पॉइंट है उसको अच्छे ढंग से क्लियर करने की। अलग अलग जो डायग्राम है, रियल पिक है, उससे आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? ये टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन। तो ये वो तकनीक होती है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, ईस्ट वगैरह, उनको यूज किया जाता है, या फिर कुछ एंजाइम यूज किए जाते हैं। किनसे? ऑर्गेनिज्म से, फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस, क्या पैदा करने के लिए? प्रोडक्ट अलग अलग हो सकते हैं, प्रोडक्ट वगैरह तैयार किए जा सकते हैं, या फिर कुछ प्रोसेसेज हैं जो कि ह्यूमन के द्वारा हेल्पफुल हों, यूजफुल हों, तो उनमें ये बायोटेक्नोलॉजी यूज की जाती है। जैसे एग्जांपल है मेकिंग कर्ड, ब्रेड और वाइन। जो ब्रेड है या फिर जो वाइन है या फिर जो दही है, तो अलग अलग बैक्टीरिया की मदद से ये बनाई जाती हैं। तो ये प्रोडक्ट हैं सारे माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेस होती हैं जिनके द्वारा ये बनाए जाते हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था इनके बारे में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। आर फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये भी बायोटेक्नोलॉजी की फॉर्म है, बट इंक्लूड दोज प्रोसेस। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी एक स्पेसिफिक फील्ड है जिसके अंदर कुछ प्रोसेस यूज की जाती हैं, विच यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जो स्पेशल टाइप के, जेनेटिकली का मतलब है जीन लेवल पे मॉडिफाइड, उनके जो जीन है वो चेंज किए होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है अचीव ऑन ए लार्ज स्केल। तो ये प्रोडक्ट हैं बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे यूज किए जाते हैं, मतलब बड़े पैमाने पे हम इनको बनाते हैं। आल्सो इंक्लूड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लैब के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म एंड ओवम को मिला के जो जाइगोट तैयार किया जाता है, जिसको हम टेस्ट ट्यूब भी बोलते हैं, वो भी बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है। सिंथेसाइजिंग ए जीन एंड यूजिंग इट, कोई भी एक नया जीन हमने बनाया है जो अलग अलग कम्बिनेशन लिए हुए है, तो उसको यूज कैसे करना है। और डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन। तो डीएनए वैक्सीन होती हैं जो अलग अलग टीके वगैरह होते हैं जिनके अंदर जो डीएनए बेस्ड इंफॉर्मेशन रखते हैं जो। और कोरेक्ट ए डिफेक्टिव जीन, जिसके अंदर बहुत सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जिसमें एक जीन है वो डिफेक्टिव होता है, तो उसको ठीक किया जाता है। तो हम जो नेक्स्ट चैप्टर उसमें एप्लीकेशन देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी की, तो वहाँ पे एक जीन थेरेपी आएगा, तो उसमें इस चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB। तो ये क्या डेफिनेशन देती है बायोटेक्नोलॉजी की? एन encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology। इसके अंदर दोनों व्यू को ध्यान में रखा जाता है, जो हम पारंपरिक जो पुराने टाइम से बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं वो भी, और साथ में जो हम नए नए जो एडवांसमेंट करते आ रहे हैं मॉडर्न मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, उन दोनों का मिला जुला रूप ही एक बायोटेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंदर क्या जाता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब मिलना, जिसमें दोनों ये सारी चीज़ें मिलें जो हम आगे देखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, जो नेचुरल साइंस होती है और ऑर्गेनिज्म के अंदर जो अलग अलग प्रोसेस होती हैं वो कैसे काम करती हैं। सेल्स एंड मोलिकुलर एनालॉग्स। सेल्स एंड मोलिकुलर एनालॉग्स का मतलब होता है सिमिलर, जिसका फंक्शन होता है। तो वो अलग अलग इसमें सब्सटेंस आ जाते हैं, और जिनके हम किस चीज़ में यूज करते हैं? फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जिनको हम अलग अलग उत्पाद वगैरह या फिर जो अलग अलग सेवाएं वगैरह प्राप्त करने के लिए
हम उस प्रोसेस को यूज करते हैं। तो उनके मिले जुले रूप को ही क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, किन सिद्धांतों पे काम करता है जो बायोटेक्नोलॉजी एक फील्ड है बायोलॉजी की, जो एक एडवांस फील्ड है वो। तो टू कोर टेक्निक इन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जो आज के टाइम पे बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोलॉजिकल चीज़ों में हम नई नई जो तकनीक लेके आते हैं जिनसे आने वाले टाइम को थोड़ा सा और ज़्यादा हेल्पफुल बनाया जा सके, मतलब जो ह्यूमन के लिए। तो उसमें जो सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो ये क्या होती है, टेक्निक टू अल्टर केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें क्या किया जाता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं डीएनए आरएनए, इनके जो काम करने के जो तरीके हैं, ये कैसे काम करते हैं, किस बेस पे हम इनको मॉडिफाई करके चेंज करके अलग अलग तकनीक विकसित कर सकते हैं, वो आ जाता है। टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, तो इन जेनेटिक मटेरियल है जो इनको चेंज करके किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम इनको डाल सकें, और एंड चेंजिंग द फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, और जिस भी ऑर्गेनिज्म में हमने इनको डाला है चेंज करके, तो उसका जो फिनोटाइप है, उसकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जो भी हम उसके अंदर गुण लाना चाहते हैं डिजायरेबल गुण, तो वो किस तरीके से ला सकें, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आ जाता है। और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, तो इसमें क्या आ जाता है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस। तो इसके अंदर ये प्रोसेस रिलेटेड रहता है जिसके अंदर जितने भी हम इक्विपमेंट वगैरह यूज करते हैं, तो वो स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब उनके अंदर कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन, मतलब वो माइक्रोब से दूषित नहीं होने चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस में जितने भी हम इक्विपमेंट वगैरह जो भी प्रोसेस यूज करते हैं वो स्टेरिलाइजेशन के साथ यूज की जाती हैं इसमें। और टू अनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटी। और इसमें हम अनवांटेड चीज़ों को ग्रो नहीं करने देते, केवल डिजायरेबल का मतलब है जिन माइक्रोब्स को हम ग्रोथ करवाना चाहते हैं केवल उन्हीं को ही ग्रोथ करवाएं, किस पे, लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा बड़े पैमाने पे। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, मतलब जो भी हम अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गया, वैक्सीन होगी, इंजाइम होगी, तो उनको हम बड़े पैमाने पे ही उगा सकें, बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं उनको वो ना ग्रोथ कर पाएँ। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में यही रहता है कि प्रोसेस को करते टाइम पे जो प्रक्रिया है उसको जब हम यूज कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम किन किन चीज़ों का इसमें ध्यान रखते हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसमें जीन वगैरह के अंदर चेंज किए जाते हैं, तो उसके अंदर वो मेन सिद्धांत किस पे काम करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप। जैसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं वो क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, क्या अलग अलग जो मौके प्रोवाइड करता है जिसके अंदर वेरिएशंस हैं, वेरिएशन आती हैं, विभिन्नताएं आती हैं, और विभिन्नताओं की वजह से जो आगे है इवोल्यूशन होता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना होती है नेचर की। एंड फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन का मतलब होता है एक अलग अलग प्रोसेस से एक जो नई प्रोसेस है वो विकसित करना, किसकी, न्यू जो ऑफ यूनिक कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप, जो एक नया जीव विकसित होता है और उसके अंदर अलग अलग जीन का एक कम्बिनेशन वो लिए होता है, मतलब अलग अलग जीन वो कंबाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, एक साथ पाए जाते हैं। वहील ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जबकि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पेरेंट के पास होती है उनमें कोई चेंज उसमें देखने को नहीं मिलते, वो जैसे थे ऐसे कैसे संरक्षित रहते हैं। प्रिजर्व का मतलब होता है जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है उसी के अंदर उसको बचाए रखना। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन लीड टू इंक्लूजन एंड मैनी मल्टीप्लीकेशंस ऑफ अनडिजायरेबल जीन अलोंग विद डिजायर्ड जीन। जो हम वैसे नॉर्मली जो नेचर में रिकम्बिनेशन होता है, जो चेंजेस आते हैं उसके अंदर क्या क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, मतलब वो संख्या में बढ़ते हैं, और इंक्लूजन का मतलब है उसके अंदर कुछ अनडिजायरेबल जीन्स हैं वो भी आ जाते हैं। हालांकि डिजायर्ड जीन तो आते ही हैं, जैसे नेचुरल सिलेक्शन, नेचर कैसे सेलेक्ट करती है हमने इवोल्यूशन में पढ़ा था, उसमें मतलब अनडिजायरेबल जीन काफ़ी सारे आते हैं, डिजायरेबल जीन भी उसके अंदर आते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं आ पाते। टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ओवरकम दिस लिमिटेशन, तो जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन होती है उसके अंदर जो लिमिटेशन होती है अनडिजायरेबल जीन आने की, उसको ही जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक है वो इसको दूर करती है। एंड allows us to isolate and introduce only one or a set of desirable gene without introducing undesirable gene into the target
ऑर्गेनिज्म। तो यही मेन प्रिंसिपल होता है, मेन सिद्धांत यही होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हम अपने मन मर्जी का एक जीन है, डिजायरेबल जीन, उसको निकालते हैं और उसको फिर एक ऐसे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसमें हम वो चेंज लेके आना चाहते हैं। और हम इससे क्या है, अनडिजायरेबल जीन है उनको छोड़ सकते हैं, और इससे क्या रहेगा, केवल डिजायरेबल जीन है वही आगे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएंगे। तो ये एक एडवांस तरीका होता है जिसमें डिजायरेबल जीन्स आने में, यदि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में कई पीढ़ियों का टाइम लगता था, तो इसमें जो कंजप्शन है वो बहुत ही कम हो जाता है। एक टाइम फास्ट प्रोसेस हो जाती है ये। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल क्या होता है, वो डीएनए मॉलिक्यूल जिसके पास एक्स्ट्रा मटेरियल, फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो आइडिया इमर्ज्ड फ्रॉम possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid of the Salmonella typhimurium। तो ये एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया में एक प्लाज्मिड होता है, और प्लाज्मिड क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एक डीएनए फॉर्म होती है जो बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। उसके अंदर एक नॉर्मल डीएनए तो पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा डीएनए भी पाया जाता है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का किस तरीके से शुरुआत में जो इसको बनाया गया है, तो वो आइडिया कहाँ से मिला, एक जीन को एनकोड करके, एक जीन है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी लिए हुआ था, मतलब उसके ऊपर जो एंटीबायोटिक्स जो हम यूज करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, तो एक बैक्टीरिया स्पेशल जो सैल्मोनेला टाइफिमरियम है, तो उसके अंदर हमने एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस किया जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी थी, मतलब वो एंटीबायोटिक्स का उसके ऊपर कोई असर नहीं था उस पार्टिकुलर जीन के ऊपर। तो जब हम उस जीन को उस ये सैल्मोनेला टाइफिमरियम के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसके प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया है अब एंटीबायोटिक से किल नहीं होता है। तो स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोहेर 1972 के अंदर इन्होंने क्या रिसर्च किया था, आइसोलेट एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जीन। तो इन्होंने क्या किया, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है उसको अलग किया सेल से, बाय कटिंग आउट ए पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम ए प्लाज्मिड। एक प्लाज्मिड होता है जो कि एक एक्स्ट्रा डीएनए होती है जो कि किसी भी बैक्टीरिया के अंदर आसानी से मिल जाती है। उसके अंदर जो खुद का डीएनए तो होता है, एक एक्स्ट्रा फॉर्म भी डीएनए की एक साइड में रहती है, उसको प्लाज्मिड डीएनए बोलते हैं, सर्कुलर फॉर्म होती है, डेफिनेशन भी उसकी हम पढ़ेंगे। तो उसमें क्या रहता है कि एक पीस ऑफ डीएनए है वो कट किया किसमें से, जो प्लाज्मिड के डीएनए में से, और विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्फरिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो जो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था, ये इस बैक्टीरिया में पाया गया था और उसके प्लाज्मिड में से उसको अलग किया गया, और इसी जीन की वजह से उस बैक्टीरिया के अंदर क्या था कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को शो कर रहा था उसके ऊपर, मतलब जो एंटीबायोटिक्स हैं जो हम दवाइयाँ उसके ऊपर यदि डालते हैं तो उसके ऊपर उस चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा था। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय मॉलिक्यूलर सीजर। तो जो यहाँ पे बोल रहा है कि जो डीएनए कट किया है, तो वो डीएनए कट करने के लिए स्पेशल टाइप के एंजाइम यूज किए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, उनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं। और इन्हीं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम डिटेल में अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। तो मॉलिक्यूलर सीजर बोला जाता है, मतलब ये मॉलिक्यूलर लेवल पे, जैसे डीएनए लेवल पे, आरएनए लेवल पे, मतलब उनको स्ट्रक्चर्स को काटने का काम करता है। तो उसके बाद जो ये रिस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए कैसे किया गया, जैसे होस्ट प्लाज्मिड है और होस्ट प्लाज्मिड में से कुछ पोर्शन है उसको कट किया जाता है, साइट ऑफ क्लीवेज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा इस को काटा गया। और उसके बाद इसके अंदर जो स्पेसिफिक जीन है जो हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो वो एनिलिंग प्रोसेस के द्वारा इस पोर्शन के अंदर उन जीन्स को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो इससे क्या बन जाता है, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए। तो पहले ही नेचुरल फॉर्म थी, और उसके बाद जो भी मन चाहा जीन हम इनके अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके जो भी एक नया प्रोडक्ट बनता है वो क्या रहता है, रिकम्बिनेंट डीएनए या रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए उसको बोलते हैं। तो जीन में जो चेंज किया हमने, इसी से मॉर्फोलॉजी है इसकी, एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है, फिनोटाइप है, वो चेंज हो जाता है। उसके बाद ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ORI क्या होता है, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इन क्रोमोसोम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। तो ये एक पार्टिकुलर जगह होती है डीएनए की चेन के अंदर ही, जहाँ से रेप्लिकेशन जो हमने प्रोसेस पढ़ी है
मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, और वहाँ पे भी ORI हमने पढ़ा था कि एक ऐसी जगह होती है जहाँ से जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है, जो कॉपी होनी है डीएनए की, वो स्टार्ट होती है। पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन प्रोजेनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, प्रोजेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यदि हम वैसे ही डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दें सेल के अंदर, कहीं पे भी रख दें उसको, तो वो अपने आप कॉपी नहीं बना सकता। व्हेन इट गेट्स इंटीग्रेटेड into the genome of recipient multiply and be inherited along with the host DNA। और यदि हम इस जो नए डीएनए को, जो हमने डीएनए चेंज किया है, मॉडिफाइड रिकम्बिनेंट डीएनए है, यदि उसको हम जो भी होस्ट ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हम उसको भेजना चाहते हैं, तो उसके जीनोम के साथ हमने उसको अटैच करना पड़ेगा, जो उसका खुद का डीएनए है उसके साथ अटैच करना पड़ेगा, और तभी वो मल्टीप्लाई करेगा और वो इनहेरिट का मतलब है आगे के आगे पीढ़ियों में जा सकता है होस्ट डीएनए के साथ। होस्ट डीएनए मतलब जो उसका खुद का डीएनए जैसे वो कॉपी करेगा, तो साथ में जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए है उसकी भी ऑटोमेटिकली कॉपी होती रहेंगी ORI के ऊपर डालने की वजह से, ORI जगह के ऊपर रखने की वजह से। बिकॉज एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। क्योंकि यदि हम जीनोम के साथ अटैच कर देते हैं हमारे जो एलियन मतलब फॉरेन डीएनए को, जो हमने रिकम्बिनेंट डीएनए लिया था, तो वो उसका क्रोमोसोम का ही एक भाग बन जाता है, और विच एबिलिटी, और जिसके पास एक एबिलिटी होती है कि वो अपनी कॉपी बना सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन डीएनए, एलियन पीस ऑफ डीएनए, यदि हम किसी भी बाहर के डीएनए कॉपी करवाना चाहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो कॉपी करवाने की प्रोसेस क्यों जरूरी है, आगे की प्रोसेस में समझेंगे जब हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, तो क्यों जरूरी होती है ये। तो इसके अंदर जो कॉपी करवाया जाता है, तो कॉपी तभी करवाएगा तब इसकी मतलब कॉपी करवाने के लिए नीड टू बी पार्ट ऑफ ORI, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के अंदर ही हमने इस पीस ऑफ डीएनए को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, तभी ये अपनी कॉपी बना सकता है। आल्सो बी कॉल्ड एज क्लोनिंग और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। और यहीं से क्या कर सकता है ये, क्लोनिंग का मतलब है अपने क्लोन तैयार करना, या फिर मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल्स कॉपी ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, जिससे ब्लूप्रिंट लेके नया मटेरियल तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे टेम्पलेट डीएनए को पढ़ के ही जो नए डीएनए तैयार किए जाते हैं, तो वो क्लोनिंग कहलाते हैं, मल्टीपल कॉपी बनाना कहलाते हैं। और वो आइडेंटिकल कॉपी होती हैं, जैसे पुराने डीएनए होते हैं ऐसे ही नए डीएनए बनते हैं। तो ORI का स्पेसिफिक योगदान रहता है किस चीज़ में, जो नए डीएनए की कॉपी बनानी है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, उसके अंदर। उसके बाद प्लाज्मिड, जो हमने देखा था कि बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, तो ये क्या है, ऑटोसोमली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्यों है, क्योंकि ये नॉर्मल डीएनए तो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है सर्कुलर फॉर्म में, उसके अलावा एक सर्कुलर फॉर्म में ऑटोसोमली का मतलब है अपने आप रेप्लिकेट करने वाला। इसको किसी भी मतलब जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है, मेन डीएनए होता है, उसकी कोई जरूरत नहीं होती, ये अपनी कॉपी खुद भी तैयार कर सकता है। एंड एक्ट एज ए वेक्टर टू ट्रांसफर पीस ऑफ डीएनए अटैच्ड टू इट। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या करना होता है, यदि हमको कोई भी एक जीन उठा के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करना होता है, तो उसमें एक वेक्टर की जरूरत चाहिएगी। और वेक्टर क्या है, जो कि उस जीन को हम जिस जीन को मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म में पहुंचाना चाहते हैं, तो उसको इस प्लाज्मिड के साथ अटैच करके भेज सकते हैं। तो ये प्लाज्मिड एक वेक्टर का काम करता है, जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में इस जीन को मतलब एलियन डीएनए को, या फिर फॉरेन डीएनए, या फिर रिकम्बिनेंट डीएनए, तो ये टर्म एक चीज़ के लिए यूज की जाती हैं, तो उसको भेज सकता है। कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए बाय एंजाइम डीएनए लाइगेज। तो जो हमने काटे हुए पीस हैं डीएनए के, उनको जोड़ने के लिए किसके साथ, प्लाज्मिड डीएनए के साथ, तभी तो उसको लेके जाएगा। तो किसके द्वारा, एक एंजाइम डीएनए लाइगेज होता है, जिसको मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं, जो कटे हुए भाग को मिलाने का काम करता है। और जो डीएनए को काटने का काम करता है, उसका नाम क्या आया था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं ये। मेक्स ए न्यू combination of circular autosomally replicating DNA creating in vitro recombinant DNA। तो क्या होता है, इससे नए नए जो कॉम्बिनेशन है वो बनते हैं किसके, सर्कुलर ऑटोसोमली रेप्लिकेटिंग डीएनए के, और इसको लैब में तैयार किया जाता है। तो जो जीन हमने भेजना है उसको जब प्लाज्मिड के साथ अटैच किया है, तो उसी को रिकम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। नया जो कंबाइन है, कॉम्बिनेशन फॉर्म है, जो अलग अलग जीन को मिलाने से बना है, उसी को रिकम्बिनेंट डीएनए, फॉरेन डीएनए, या फिर जो हमने नाम पढ़े थे
एलियन डीएनए। तो व्हेन ट्रांसफर्ड इनटू एस्केरिसिया मतलब कोलाई, ई कोलाई भी इसको बोला जाता है। तो ये भी एक बैक्टीरियम होता है क्लोजली रिलेटेड टू सैल्मोनेला। सैल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड फैलाता है। तो बैक्टीरिया के अलग अलग क्लासेज होती हैं, तो उसी से मिलता जुलता है, उसी का एक क्लोज रिलेटिव होता है ये ई कोलाई। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, इस रिकम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है। देखो प्लाज्मिड एक अलग जगह से ले रहे हैं, अलग डीएनए से लिया है, और अब उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग डीएनए में अलग बैक्टीरिया के अंदर भेजा गया है। तो रिकम्बिनेंट डीएनए रेप्लिकेट्स यूजिंग न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड मेक मल्टीपल कॉपी। तो जो ये ई कोलाई में हमने ट्रांसफर किया है रिकम्बिनेंट डीएनए, क्या करता है फिर अपनी कॉपी, नई नई कॉपी बनाता रहता है। और ये होस्ट डीएनए का मतलब क्या है, ई कोलाई के डीएनए के साथ इसको अटैच किया जाता है। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का मतलब है जो हमने एक पार्टिकुलर जीन लिया है किससे, प्लाज्मिड से, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब उसके ऊपर किसी भी जो एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए, उसका उसने अपने आप के अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है उस एंटीबायोटिक्स के प्रति, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो उसी जीन को हम किसके साथ भेजा हमने, वेक्टर डीएनए के साथ फ्यूज करके उसको ई कोलाई के अंदर भेजा, और वहां पे जाके वो क्या करता है, अपनी कॉपी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे क्या है, बैक्टीरियल डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए, ये देख सकते हैं। जो बैक्टीरिया लिया है उसमें एक साइड में जो मेन डीएनए प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल डीएनए होता है, क्रोमोसोमल डीएनए बोल सकते हैं, और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब इसके अलावा प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड है जो वो उसके पास टारगेट जीन लिया होता हो, जो भी जीन हमने भेजना है ब्लू कलर में है। उसके बाद प्रोमोटर टू ड्राइव टारगेट जीन एक्सप्रेशन, ये एक ऐसा रीजन होता है जो कि टारगेट जीन को एक्सप्रेस कर सकता है। प्रोमोटर रीजन ओआरआई के पास होता है, और जब ये आगे जाके कहीं पे भी अटैच होएगा तो इसकी कॉपी होनी भी जरूरी है। तो कॉपी तभी होगी जब ये प्रोमोटर रीजन के बाद में होएगा। प्रोमोटर रीजन से ही रेप्लिकेशन है या कॉपी है वो होती है। और उसके बाद एक साइड में इसके पास क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, जो कि एक सिलेक्टेबल मार्कर का भी काम करता है, जो आगे की प्रोसेसेस में हम पढ़ेंगे इसके बारे में क्या काम करेगा ये। उसके बाद बेसिक स्टेप इन जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो 3 बेसिक स्टेप होते हैं जो जीन हम मॉडिफाई करते हैं। उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, उस डीएनए को पहचाना जाता है जो डिजायरेबल जीन लिए हुए है, मतलब जिस जीन को हमको चाहिए है कहीं पे भेजना, जो पार्टिकुलर करैक्टर लिए हुए हैं, तो उस डीएनए की पहचान करना है सबसे पहले। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट। उसके बाद क्या करना है, जो भी डीएनए हमने आइडेंटिफाई किया है उसको किसी भी होस्ट डीएनए में भेजना है, होस्ट ऑर्गेनिज्म भेजना है। जैसे ई कोलाई हमने लिया था अभी पिछली स्लाइड में। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन होस्ट, तो होस्ट के अंदर जब हमने जो डीएनए भेजा है उसको मेंटेन भी रखना पड़ेगा। एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, तो उसके बाद ये भी होना चाहिए कि जो डीएनए है वो कॉपी बना के आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इंट्रोड्यूस होता रहे, वो जाता रहे। तो ये 3 स्टेप आते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन के अंदर। उसके बाद है टूल ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के क्या क्या टूल हैं, उसके मतलब क्या क्या उपकरण हैं जिसके द्वारा हम जो आरडीटी प्रोसेस है, रिकम्बिनेंट डीएनए प्रोसेस है, उसको मतलब कर सकते हैं, प्रोसेस को रेगुलेट कर सकते हैं। तो की टूल में आ जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि एक मॉलिक्यूलर सीजर है। पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि कॉपी बनाने में इस्तेमाल करेंगे। लाइगेज जैसे हमने पढ़ा था, ये क्या करता है, चिपकाने का काम करता है कटे हुए भाग को, जो डीएनए के कटे हुए अलग अलग भाग होते हैं। और क्लोनिंग वेक्टर क्या करते हैं, ये क्लोनिंग जो वेक्टर क्या करेंगे, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, होस्ट ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए है उसके साथ में तो कॉपी करते हैं, इसलिए क्लोनिंग बोलते हैं इसको। और साथ में ये जो जीन है उसको पहुंचाने का काम करते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। और होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, जिसके अंदर हम रिकम्बिनेंट डीएनए को भेजना चाहते हैं, जहां से उससे अलग अलग जो प्रोडक्ट है वो लेना चाहते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म को हम मॉडिफाई करना चाहते हैं वो होस्ट ऑर्गेनिज्म हो जाता है। तो सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो देखते हैं क्या होता है। डिस्कवरी इन ईयर 1963, तो इनकी जो खोज जो 1963 के अंदर, टू एंजाइम रेस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई एस्केरिसिया
कोलाई वर आइसोलेटेड। 1963 में ई कोलाई की ग्रोथ को रोकने वाले 2 एंजाइम को आइसोलेट किया गया, मतलब उसको अलग निकाला गया। वन एडेड मिथाइल ग्रुप्स टू द डीएनए। तो ये प्रोसेस को कैसे रोक रहे थे, जो ई कोलाई की ग्रोथ को कैसे रोक पा रहे थे ये, क्योंकि डीएनए के अंदर मिथाइल ग्रुप्स है, उसको ऐड कर रहे थे, जिसकी वजह से जो प्रोसेस है ई कोलाई की, मतलब जो उसकी मल्टीप्लिकेशन है, अब जब डीएनए ही चेंज हो गया है, उसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो रुक रही थी। वही अदर कट डीएनए वाज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। और जो दूसरा एंजाइम था उसको पता लगाया गया कि वो क्या कर रहा था, डीएनए के भाग को, किसी भी हिस्से को वो काट रहा था, मतलब उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज नाम दिया गया। उसके बाद हाइंड टू फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज फंक्शन डिपेंड ऑन ए स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो सबसे पहला जो एंजाइम है वो खोजा गया है, और वो किस बेस पे खोजा गया है, वो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है जो डीएनए में हम नाइट्रोजीनियस बेस पेयर की सीक्वेंस पढ़ते हैं, तो एक पार्टिकुलर सीक्वेंस पे ही ये कट करता है डीएनए को। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम ही है हिंड 2 है, जो है हिंड 2 ऑलवेज cut DNA molecules at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair, जिसको recognition sequence बोलते हैं। तो ये जो हिंड 2 एंजाइम है ये केवल एक पार्टिकुलर सीक्वेंस को पहले तो रिकॉग्नाइज करेगा, इसलिए इसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं, और वो सीक्वेंस 6 बेस पेयर से बनी होती है। और जब इसको वो 6 बेस पेयर कहीं पे भी डीएनए में कहीं पे भी लगे हुए मिल जाते हैं, तो वहीं से ये कट कर देता है उसको। तो इसी से रेस्ट्रिक्शन का मतलब रेस्ट्रिक्टेड साइट, केवल लिमिटेड साइट से ही ये डीएनए को कट करते हैं। एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस हम आगे देखेंगे, इसके टाइप रहते हैं। टुडे मोर देन 900 restriction enzyme that have been isolated from over 230 strains of bacteria, each of which recognize different recognition sequences। तो आज हम लगभग 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट कर चुके हैं, मतलब उनको अलग अलग निकाल चुके हैं। किन किन से, 230 जो स्ट्रेन्स है बैक्टीरिया की, उनसे, ईच ऑफ विच, और जिनमें से जो हर एक रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जिसकी अपनी एक अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है, मतलब जो अलग अलग पार्टिकुलर जगह से ही डीएनए को काटने का काम करते हैं। नोमेनक्लेचर, इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं, जैसे ऊपर हमने हिंट 2 पढ़े है, तो इसका नाम कैसे लिखा गया है, कैसे हम नाम देंगे अलग अलग एंजाइम को। जो फर्स्ट लेटर होता है वो उसके जीन से होता है, और जो सेकंड लेटर होता है वो स्पीसीज से होता है, प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड। जैसे इकोराई, इको R1 है जो, वो किससे आया है, उसका जो पहला अक्षर है एस्कैरिसिया, और CO किससे आया है, कोलाई से, और RY13, तो ये कंप्लीट नाम है इसका। तो RY13 क्या है, इसकी स्ट्रेन है। R इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द स्ट्रेन। जो R1 है तो ये किससे, इसकी जो एक नस्ल होती है स्पेशल टाइप की, मतलब अलग अलग एक ही स्पीसीज की अलग अलग जो नस्लें होती हैं, रेसिज होती हैं बैक्टीरिया में, इनको स्ट्रेन बोला जाता है। तो वहाँ से आया है R वर्ड। और जो रोमन नंबर है, जैसे R1 है, तो जो RY13 है ये पीछे, ये इसके एक कंप्लीट नाम है, जो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी होता है। और जो ई को RI है या फिर 1 है, जो रोमन लेटर 1 है, तो ये 1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कि इनको किस सीक्वेंस में खोजा गया है, किस सीक्वेंस में इनको इसको आइसोलेट किया गया है। क्योंकि लैब के अंदर जब काफ़ी सारे अलग अलग एंजाइम के ऊपर काम चल रहा होता है, तो उनको अलग अलग डिनोट करने के लिए एक ही स्पीसीज से जो अलग अलग एंजाइम मतलब आइसोलेट किए जाते हैं, तो उनको अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए 1 2 3 4 अलग अलग नाम है वो दिया जाता है। जैसे ऊपर हिंट 2 है, तो ये दूसरे नंबर पे जो आइसोलेट किया गया एंजाइम है। उसके बाद है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काम करते हैं। जैसे डीएनए की सीक्वेंस होती है, इसमें नाइट्रोजीनियस बेस पेयर लगे होते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब भी डीएनए के पास अटैच होएगा तो वो क्या कर देता है, जो डीएनए को कट कर देता है। और कट करने का तरीका देख सकते हैं, वो बिल्कुल बीचों बीच नहीं कट करता, एक साइड को थोड़ा सा, मतलब एक अंदर से कट करेगा, दूसरे को दूसरे डीएनए के अंदर से कट करेगा, मतलब ये अनइक्वल साइड से कट कर देता है। और जो ये एक्स जो बाहर निकले हुए एंड रह जाते हैं, जिनको फ्लैंक्स बोलते हैं, ये स्टिकी एंड का काम करते हैं। स्टिकी एंड का मतलब है जब इनको दोबारा चिपकाना है तो आसानी से चिपक सकते हैं।
तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरीके से काम करता है, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है किसी भी डीएनए सीक्वेंस पे लगेगा और उसको क्या कर देता है, वो वहाँ से कट कर देता है। और कट करने का देख सकते हैं हम, थोड़ा सा एक अलग ढंग से कट करता है, जैसे ये अलग चला गया और ये डीएनए का नॉर्मल पोर्शन है वो अलग चला जाता है। उसके बाद है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में कैंची के तरीके से कट करता है और इसलिए इसको मोलिकुलर सीजर है वो बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के टाइप देखेंगे और रिकॉग्निशन साइट क्या होती है वो पढ़ेंगे। तो 2 टाइप के होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उनमें सबसे पहला है एक्सोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज क्या करता है, ये न्यूक्लियोटाइड को जो डीएनए का एंड है, एंड वाले रीजन से हटाता है, और जबकि एंडोन्यूक्लियेज है ये इनर साइड से स्पेसिफिक पोजीशन से हटाता है। मतलब जो टर्मिनल पोर्शन को छोड़ के, जैसे डीएनए एक यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू हो रहा है, तो उसको जो टर्मिनल पोर्शन से, मतलब जो साइड से हटाएगा उसको तो एक्सोन्यूक्लियेज, जो अंदर वाली साइड से टर्मिनल साइड को छोड़ के उसको उनको एंडोन्यूक्लियेज बोला जाता है। मैकेनिज्म कैसे काम करता है, वंस एंडोन्यूक्लियेज फाइंड इट रिकॉग्निशन साइट, जैसे ही रिकॉग्निशन साइट को पता कर लेता है जो ये एंजाइम है, तो वो बाइंड करता है डीएनए के साथ और वो कट कर देता है 2 स्ट्रैंड को, जो डबल हेलिक्स होती है डीएनए की, उनकी दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर देता है एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन दियर सुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो ये शुगर और फॉस्फेट की जो बैकबोन होती है वहीं से कट करेगा, बाकी नाइट्रोजनियस बेस पेयर तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के ही रहते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड तो आसानी से हट जाता है बीच में से। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। तो एक पार्टिकुलर जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है तो वो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस उसको बोला जाता है। तो पैलिंड्रोमिक क्या चीज होता है, एक पैलिंड्रोमिक वर्ड ऐसा शब्द होता है जो दोनों साइड से पढ़ा जाए तो उसका इक्वल मतलब रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मलयालम है, तो मलयालम को यदि उल्टा ही पढ़ें तो मलयालम ही आता है। तो इन शब्दों को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वर्ड बोलते हैं। और पैलिंड्रोम डीएनए में क्या होता है, ऐसी सीक्वेंस होती है ये नाइट्रोजनस बेस की, जो दोनों साइड से यदि हम पढ़ें पोलैरिटी को सेम रखते हुए तो वो इक्वली रहेगी। जैसे ये है 5 to 3 यदि इसको पढ़ते हैं GAATTC है, तो इसी तरीके से दूसरी साइड से यदि हम पढ़ें 5 to 3 तो वो क्या रहेगी, GAATTC है। तो इस तरीके की जब भी ऐसी सीक्वेंस इनको मिल जाती है तो यही रिकॉग्निशन सीक्वेंस का काम करती हैं, मतलब इसी सीक्वेंस से कट करते हैं डीएनए को। तो स्टिकी एंड क्या होते हैं, जो बताया था पहले, ओवर हैंगिंग स्ट्रेच, मतलब ये एक्स्ट्रा लटकी हुई स्ट्रेच होती हैं, पट्टियां होती हैं ऑन ईच स्ट्रैंड एज दे फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद दियर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स। तो ये एक्स्ट्रा इससे होते हैं, जब भी एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट करता है तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। फंक्शन क्या करते हैं, एंड फैसिलिटेट, जो ये एक्स्ट्रा एंड होते हैं ये क्या करते हैं, जो इंजाइम होते हैं डीएनए लाइगेज उसको काम करने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इनको आसानी से अटैच कर सके। रेस्ट्रिक्शन इंजाइम कट स्ट्रैंड्स ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर पैलिंड्रोमिक साइट बट बिटवीन सेम 2 बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड। तो जो रेस्ट्रिक्शन इंजाइम है वो ये नहीं कि बिल्कुल बीचों बीच काटता है रिकॉग्निशन साइट के, जो पैलिंड्रोमिक साइट है उसके एक साइड में काटता है, मतलब बीच वाली सेंटर से थोड़ा सा एक साइड में काटेगा, और जिन मतलब एक स्ट्रैंड में जिन बेस पेयर के बीच में से काटेगा दूसरी स्ट्रैंड में भी वो उन्हीं बेस पेयर के बीच में से कट करता है, लिविंग सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड, और जिसकी वजह से मतलब जो किनारों पे सिंगल स्ट्रैंडेड जगह है वो रह जाती है। और इम्पोर्टेंस इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इन स्टिकी एंड्स का क्या इस्तेमाल होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज यूज्ड टू फॉर्म रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। तो जो ये कट किए हुए पोर्शन है ये हम किसी भी दूसरे डीएनए के साथ भी अटैच कर सकते हैं। वैन कट बाय सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जब हम अलग अलग डीएनए को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तो वो सेम टाइप के जो स्टिकी एंड है वो छोड़ता है, और उन स्टिकी एंड को फिर हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं एंड टू एंड, क्या कर किस चीज़ को यूज करके, डीएनए लाइगेज एंजाइम को यूज करके उनको जोड़ना भी आसान होता है। तो एक जीन को हम मतलब उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे जो दूसरे जीन को काटे है, तो अब हम अलग अलग जीन को चिपका सकते हैं मॉलिक्यूलर लाइगेज की वजह से। जो लाइगेज एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज, मतलब अलग अलग जीन को जोड़ने का भी काम यहाँ पे ये कर सकता है। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, तो ये भी प्रोसेस यूज की जाती है। एक टूल होता है जिसके अंदर डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, जैसे हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा उसको कट किया है, तो उसकी प्रोसेस को देखने के लिए एक जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस है वो यूज की जाती है। तो इसमें क्या होता है,
सेपरेटेड बाय टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको सेपरेट या आइसोलेट किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड जो डीएनए होते हैं फोर्स्ड टू मूव टुवर्ड्स एनोड, मतलब जो पॉजिटिव सिरा होता है अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए मीडियम या मैट्रिक्स। एक मीडियम के अंदर डीएनए को रख दिया जाता है एग्रोज जेल के अंदर, और इसके अंदर क्या किया जाता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। जैसे हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा था, तो वही होती है ये प्रोसेस। एग्रोज इसमें यूज किया जाता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो उसमें हम एग्रोज यूज करते हैं। विच इज नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए सीवीड। एक सीवीड होती है उससे इसको निकाला जाता है। नेचुरल पॉलीमर का मतलब ये मोनोमर यूनिट से मिलकर बना होता है। डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेटेड रिजोल्व अकॉर्डिंग टू दियर साइज थ्रू सीव इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एग्रोज जेल। तो इसमें एग्रोज जेल के अंदर वेल बनाए जाते हैं, उन्हीं वेल के अंदर जो डीएनए है जिसको हमने अलग अलग करना है उसके फ्रेगमेंट्स को उसको डाल दिया जाता है। उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो अलग अलग साइज के जो डीएनए हैं, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो अलग अलग अरेंज हो जाते हैं एग्रोज जेल में, अलग अलग पट्टी बना लेते हैं। वो अगली स्लाइड में हम देखेंगे भी। स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इट मूव्स। जितना छोटा साइज होएगा फ्रेगमेंट्स का वो उतना ही दूर तक जाएगा जहाँ पे हमने एक जो डीएनए को रखा था मूव करवाने के लिए, तो सबसे ज़्यादा आगे स्मॉलर फ्रेगमेंट्स वाले डीएनए ही बड़े मिलेंगे। सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। तो इनकी मूवमेंट को देखने के लिए कि कहाँ तक बड़े हैं, तो उससे पहले हमको डीएनए को एक इथिडियम ब्रोमाइड एक स्टेन होता है उसके साथ उसको मिक्स करना पड़ता है, और तभी हम जो जब ये मूव कर जाते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स उसके बाद उनको यूवी रेडिएशन के अंदर ही हम उनको देख सकते हैं। स्टेनिंग किए गए जो फ्रेगमेंट्स हैं वो बैंड बनाए हुए मिलेंगे, अलग अलग जो ब्लू कलर के बैंड है वो देखेंगे हम। ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड, मतलब जो ऑरेंज कलर के बैंड बनाएंगे, जो अलग अलग पट्टियां बनाते हुए मिलेंगे डीएनए इन द इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल इलेक्ट्रो जेल एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट। और जब हम इस एग्रोज जेल को यूवी लाइट में देखेंगे तो ऑरेंज मतलब जो एक संतरी रंग के छोटे जो बैंड्स हैं पट्टियां हैं वो बनी हुई मिलेंगी डीएनए के अंदर। सेपरेटेड बैंड ऑफ द डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोज जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। इसी को इल्यूशन बोला जाता है। इल्यूशन के अंदर क्या किया जाता है, अब जिस भी डीएनए को जिस भी एक पर्टिकुलर लेंथ के डीएनए को हमको चाहिए होता है, जिस भी लेंथ का डीएनए हमको चाहिए तो उसको हम एग्रोज जेल से कट करके बाहर निकाल लेते हैं, और उसको फिर जहाँ पे भी हमने अटैच करना है उसमें अटैच कर सकते हैं। इसी को इल्यूशन बोला जाता है। डीएनए फ्रेगमेंट्स प्यूरिफाइड एंड यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद द क्लोनिंग वेक्टर। मतलब उन वेक्टर्स के साथ जो कि संख्या बढ़ा सकते हैं इस डीएनए की, तो जो डीएनए फ्रेगमेंट इसमें से निकाला जाता है उसको प्यूरिफाई करेंगे, मतलब एक पार्टिकुलर टाइप का डीएनए ही रखेंगे और उस डीएनए को फिर किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के साथ चिपका के एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो तैयार कर लिया जाता है। तो जो पिक है उनसे समझते हैं। तो ये जो एग्रोज जेल है जो बात कर रहे थे एग्रोज जेल, तो वो इस तरीके की एक सेमी सॉलिड सी फॉर्म होती है, जैसे जेली टाइप जो कैंडी वगैरह होती हैं। तो उसमें क्या है, वेल बनाए जाते हैं और इन वेल के अंदर ही जो सैंपल है डीएनए है उसको लोड किया जाता है। हायर क्लासेज में जो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये एक्सपेरिमेंट करवाया भी जाता है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जो ये यहाँ पे जो लोडिंग की जा रही है, जो ये हमने वेल बनाए थे छोटे छोटे जो कुएं टाइप बनाए थे उनके अंदर जो डीएनए है सैंपल को लोड किया जाता है, और उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है वो इसमें से पास की जाती है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं वेल के अंदर जो डीएनए है उनको लोड किया जा चुका है, और जो भी ये सेटअप देख रहे हैं ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेटअप होता है, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। और उसके बाद ये है यूवी लाइट का जो सोर्स, जिसके ऊपर हम जब भी इस जेल को रखेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद, तो ये ऑरेंज कलर के हम यहाँ पे बैंड देख सकते हैं, जो किसकी वजह से बनेंगे, जैसे ही करंट पास किया जाएगा तो जो छोटे फ्रैगमेंट्स हैं वो दूर तक चले जाते हैं और जो बड़े फ्रैगमेंट्स होते हैं वो आराम आराम से आगे चलेंगे। और यहाँ पे जो हमको यूवी रेडिएशन के अंदर जो इथिडियम ब्रोमाइड के साथ जो स्टेनिंग की है उससे इस टाइप का एक पैटर्न है, बैंड है, वो देखने को मिलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। और तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं मूविंग डायग्राम से, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है
किसी भी एग्रोजेल में से, जो ये एग्रोजेल है, और इसके अंदर हमने जो डीएनए है उनको कहाँ पे रखा था, यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हुए हैं ये, और उसके बाद जैसे जैसे करंट इसके अंदर पास करेंगे तो ये बैंड है अलग अलग बनते रहेंगे, आगे तक पहुँचते रहते हैं। तो जो ये रियल पिक है एग्रोज जो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस की, तो जैसे जैसे हम इसमें करंट पास करते रहते हैं तो ये जो बैंड हैं वो बनते रहते हैं, और इन्हीं बैंड को फिर हम, वैसे तो ये यहाँ पे स्टेनिंग करके आसानी से दिख रहे हैं लेकिन वैसे नॉर्मली दिखाई नहीं देते हैं, तो इनको यूवी रेडिएशन के अंदर ही हम देख पाते हैं। क्लोनिंग वेक्टर से प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेजिज, तो इनको ज़्यादातर क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। तो जो प्लाज्मिड होते हैं और जो बैक्टीरियोफेजिज वायरस होते हैं, इनके पास एक स्पेशल एबिलिटी ये रहती है कि ये अपनी कॉपी तैयार कर सकते हैं, जो इनका जीनोम होता है, किनके अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर, और किसके बगैर, इंडिपेंडेंट ऑन द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, कि यदि उस बैक्टीरिया का क्रोमोसोमल डीएनए भी उस चीज़ को कंट्रोल करे तो वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता, जो इनकी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है। मतलब ये विदाउट अंडर कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए अपनी जो कॉपी है वो इंक्रीज कर सकते हैं। बैक्टीरियोफेजिज हैव लार्ज हाई कॉपी नंबर ऑफ दियर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कॉपी नंबर, मतलब अपनी बहुत ज़्यादा संख्या है वो बढ़ा सकते हैं, किसकी, उनके जीनोम की, उनका जो जीनोम होता है आरएनए वगैरह जो डीएनए है, तो विद इन द बैक्टीरियल सेल के अंदर जब भी वो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। प्लाज्मिड में हैव ओनली 1 और 2 कॉपीज पर सेल, वेयर एज द अदर में हैव, जो प्लाज्मिड होते हैं वो एक सेल के साथ में एक या फिर 2 कॉपी ही तैयार कर सकते हैं, जबकि जो अदर होते हैं जैसे वायरस वगैरह होते हैं तो वो लगभग 15 से लेके 100 कॉपी भी पर सेल वो बना सकते हैं, मतलब अपनी इतनी ज़्यादा कॉपी भी वो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि क्लोनिंग वेक्टर का काम ही क्या होता है, जो डीएनए होता है उसकी कॉपी को इंक्रीज करना। जो भी हमने आरडीटी जो डीएनए एक बनाया रिकम्बिनेंट डीएनए, तो उसकी कॉपी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे करवाई जाती है। वी कैन मल्टीप्लाई एन एलियन पीस ऑफ डीएनए, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो फॉरेन डीएनए हमने एक जीन मॉडिफाई करके जो एक डीएनए यहाँ पे आरडीटी में तैयार किया है, तो उसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी तैयार कर सकते हैं। कैसे, बाय लिंकिंग विद बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड डीएनए, उनको प्लाज्मिड डीएनए के साथ या फिर बैक्टीरियोफेज जो डीएनए है उसके साथ लिंक करके, उसके साथ जोड़ के, क्योंकि जैसे ही वो अपनी कॉपी तैयार करेंगे साथ में जो एलियन डीएनए है इसकी भी कॉपी ऑटोमेटिकली तैयार होती रहेंगी। वेक्टर्स आर इंजीनियर्ड इन सच ए वे दैट, तो वेक्टर्स को इस तरीके से तैयार किया जाता है ताकि वो दे हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए, ताकि जो फॉरेन डीएनए है उसको आसानी से लिंक कर सकें, उसको आसानी से अपने साथ जोड़ सकें, एंड सिलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट फ्रॉम द नॉन रिकम्बिनेंट, और जब प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाता है तो जो लिंक कर लेते हैं डीएनए को, वो बैक्टीरियोफेज या फिर प्लाज्मिड वो रिकम्बिनेंट्स में आ जाते हैं, और जो उसको लिंक नहीं कर पाते वो नॉन रिकम्बिनेंट्स में आ जाते हैं। लेकिन हम देख के नहीं बता सकते, तो इनको अलग अलग ही इनको प्रोसेस से गुजारा जाता है, और उससे इनको अलग अलग करना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि हमको रिकम्बिनेंट्स चाहिए होते हैं, उसी को हम क्या करेंगे, होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, नॉन रिकम्बिनेंट्स को यहाँ से हटा दिया जाता है। उसके बाद है जो ये एक PBR322 एक क्लोनिंग वेक्टर होता है, प्लाज्मिड है ये एक प्लाज्मिड है जो क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। तो इसके अंदर है एक एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होता है। ये एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि इसको डैमेज कर सकते हैं। तो इनके अंदर एक जीन है वो इसके प्रति रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। मतलब अब क्या रहेगा, एम्पीसिलिन या टेट्रासाइक्लिन में यदि हम इनको डालते हैं तो जो ये प्लाज्मिड है वो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो ये अलग अलग पोर्शन होते हैं इसके, जो भी सर्कुलर प्लाज्मिड होता है उसके पास एक सर्कुलर डीएनए होता है, तो सर्कुलर डीएनए के ऊपर अलग अलग जो जैसे ORI है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यहीं से जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट होती है। बाकी BAMH1SA/I, तो ये HIND3 है जैसे, तो अलग अलग जो साइट प्रेजेंट होती है, अलग अलग जीन प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर, और ये हम एक डायग्राम क्लोनिंग वेक्टर का यहाँ से समझ सकते हैं। प्लाज्मिड का डायग्राम है, ना कि ये बैक्टीरियोफेज का। फीचर्स क्या हैं क्लोनिंग वेक्टर के,
तो सबसे पहला फीचर है इसके पास एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एक जगह होती है जहाँ से ये रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट कर सकता है। तो ये क्या होता है, सीक्वेंस फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट एंड एनी पीस ऑफ डीएनए, मतलब यहाँ पे इस जगह से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, और कोई भी एनी पीस ऑफ डीएनए आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए, तो कोई भी डीएनए का पीस है वो यहाँ पे अपना जो कॉपी नंबर है उसको कंट्रोल कर सकता है। मतलब वो नंबर है, कितना नंबर इंक्रीज होना है वो ओआरआई के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी बारी वो इस साइकिल में जाता है, रेप्लिकेशन साइकिल में कितनी बार वो कॉपी तैयार करता है। सो टू रिकवर मैनी पीस ऑफ टारगेट डीएनए इट शुड बी क्लोन्ड इन ए वेक्टर वेयर द हुज ओरिजिन स्पोर्ट हाई कॉपी नंबर। तो यदि हमको ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी तैयार करनी है किसी भी टारगेट डीएनए की, फॉरेन डीएनए की, तो हम उसको ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे जो ओआरआई है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी नंबर को सपोर्ट करती है, मतलब वो ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकती है हमारे जो जीनोम को। उसके बाद है सिलेक्टेबल मार्कर, इसकी प्रॉपर्टी है दूसरी। तो ये हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये नॉन रिकम्बिनेंट्स ही होते हैं, एंड सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट मतलब रिकम्बिनेंट्स। तो हमको रिकम्बिनेंट्स चाहिए होते हैं, तो जब भी हम जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के साथ में जो हमारा फॉरेन डीएनए है उसको अटैच कर देते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जितना हमने फॉरेन डीएनए अटैच किया है वो सारा प्लाज्मिड पे अटैच हो जाए, क्योंकि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में प्लाज्मिड रखते हैं हम, और ऐसे ही काफ़ी सारी संख्या में हमारे पास जेनेटिक जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो होता है। और जब उनको मिलाया जाता है तो सबके अंदर जरूरी नहीं है कि सारा का सारा जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए है वो प्लाज्मिड के साथ अटैच हो जाए, उनमें से कुछ ही जो फॉर्मेट है, कुछ ही जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो अटैच होता है, और कुछ है वो अटैच नहीं हो पाता है। तो अटैच होता है तो वो ट्रांसफॉर्मेंट्स कहलाते हैं या रिकम्बिनेंट्स कहलाते हैं, और उन्हीं की ग्रोथ हमको चाहिए होती है, जबकि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को एलिमिनेट करना होता है। तो सिलेक्टेबल मार्कर क्या करते हैं, ये नॉन रिकम्बिनेंट्स को रिकम्बिनेंट से अलग करते हैं, जैसे कि एम्पिसिलिन है, क्लोरेम्फेनिकोल है, टेट्रासाइक्लिन है, या कैनामाइसिन भी इसको बोलते हैं, ऐसे ये आर कंसिडर यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर फॉर इकोलाई। तो ये इकोलाई के अंदर जो हम बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड यूज करते हैं इकोलाई का, तो उसके अंदर ये जो अलग अलग केमिकल सब्सटेंस हैं उनको हम एक सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, प्रोसीजर थ्रू विच ए पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट बैक्टीरियम, मतलब जो बैक्टीरियम है उसका प्लाज्मिड के अंदर जब हम एक फॉरेन पीस, जो फॉरेन डीएनए है या फिर जो हमारा जिसको रिकम्बिनेंट डीएनए बोल सकते हैं, जिसको डिजायरेबल कैरेक्टर लिए हुए है, जब उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसको अटैच किया जाता है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है, और जो वहाँ से पीस ऑफ डीएनए जो बन के आएंगे उसको ट्रांसफॉर्मेंट्स या फिर रिकम्बिनेंट्स बोला जाता है। नॉर्मल ई कोलाई सेल डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी एंटीबायोटिक्स, तो जो नॉर्मल ई कोलाई सेल होती है उसके पास किसी भी एंटीबायोटिक से बचने का कोई उसके पास तरीका नहीं होता। इसका मतलब यही है, डू नॉट कैरी एनी रेजिस्टेंस, मतलब वो प्रतिरोध नहीं कर सकती किसी भी एंटीबायोटिक्स के प्रति। तो फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर में ही हम जो थर्ड है उसका फीचर वो क्लोनिंग साइट देखेंगे। क्लोनिंग साइट क्या होती है, सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर कॉमनली यूज्ड बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये एक ऐसी साइट होती है जो कि इनके पास एक सिंगल रिकॉग्निशन साइट का होना जरूरी माना जाता है, ताकि वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा पहचानी जा सके। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक, जो हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था, एक रिकॉग्निशन साइट को, एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचानते हैं और उसी जगह से वो कट करते हैं। यदि एक से ज़्यादा जो रिकॉग्निशन साइट यदि प्रेजेंट हैं, तो जिसकी वजह से क्या होएगा, अलग अलग सेवरल फ्रैगमेंट्स बनेंगे वहाँ पे, और सेवरल फ्रैगमेंट्स अलग अलग लेंथ के देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी जीन क्लोनिंग है उस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया जाएगा, वो प्रोसेस इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। तो प्रोसेस को ईजी वे में करवाने के लिए जो क्लोनिंग साइट्स हैं उनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेगा, जो रिकॉग्निशन साइट है वो एक ही रखी जाती है, सिंगल रखी जाती है। जैसे एग्जांपल है बाम H1 साइट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन वेक्टर PBR322, जो हमने डायग्राम देखा था इसका, इसके अंदर एक बी बाम H1 साइट होती है जो कि टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक्स होता है उसके प्रति वो रेजिस्टेंस शो करती है। उसके बाद है सिलेक्शन बाय पुटिंग ऑन ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। तो इसको जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है कैसे यूज किया जाता है, तो हम इसमें रिकम्बिनेंट्स को या फिर
ट्रांसफॉर्मेट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेट से कैसे अलग करेंगे। तो जब हम जो क्लोनिंग करवाने के बाद सारा जो भी हमारे पास मटेरियल होता है उसको टेट्रासाइक्लिन जो केमिकल सब्सटेंस लिए हुए हैं ऐसी जगह पे रख देंगे, एक ऐसे मीडियम में रख देंगे जिसके पास टेट्रासाइक्लिन सब्सटेंस है। तो उसमें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं वो तो सर्वाइव कर जाते हैं, जबकि जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं वो विल डाई ड्यू टू द इंसर्शन इनएक्टिवेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तो इसमें क्या किया जाता है, जो ये रेजिस्टेंस जीन है यदि ये नॉर्मल है तो ये अपना काम करेगा, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है उसको टेट्रासाइक्लिन कुछ इफेक्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जो जीन है बाहर से हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसको इस जीन के बिल्कुल बीचों बीच इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और इंसर्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इसका जो काम है वो खत्म हो जाता है। ये अपना टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने जीन के बीचों बीच रखने की वजह से जो मेन जीन था उसके दो टुकड़े कर दिए और वो फिर क्या करेगा, रेजिस्टेंस नहीं शो कर पाएगा। और जिसकी वजह से हमने क्या किया है, ट्रांसपोरेंट फॉर्मेट्स बनाने के लिए मतलब उस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के बीच में हमने जो फॉरेन डीएनए डाला है उसकी वजह से उसकी एक्टिविटी इनएक्टिवेट हो गई है, वो अपना काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से अब वो टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा और वो डेथ हो जाती है उसकी। तो जो टेट्रासाइक्लिन है यहाँ पे हम देख सकते हैं एक सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में हम यूज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करने के लिए। उसके बाद है इसके अलावा कुछ सिलेक्टेबल मार्कर हैं वो भी यूज किए जाते हैं अल्टरनेटिव। तो वो किस बेस पे काम करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। तो जैसे डेड हैं या फिर लिविंग हैं उनको ऑब्जर्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हम नेकेड आई से नहीं बता सकते, जबकि कुछ अल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्कर की खास बात क्या होती है कि वो कलर चेंज कर जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। का मतलब है कलर प्रोड्यूसिंग जो सब्सटेंस होते हैं उनकी प्रेजेंस में अलग अलग कलर शो करते हैं, कौन, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स और ट्रांसफॉर्मेंट्स। इसमें क्या होता है, ए रिकम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम होता है और वो एंजाइम जिस भी सीक्वेंस के द्वारा कोड किया जाता है, मतलब जिस भी सीक्वेंस से वो बनाया जाता है उस सीक्वेंस के अंदर हम डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या रहेगा, वो कोडिंग सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगी और जिसकी वजह से जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम वो नहीं बन पाएगा और इसकी वजह से काजिंग इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए। इसी को हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं। एक नंबर में ये डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या चीज़ होती है। तो इसके अंदर हम बता सकते हैं कि जब इनएक्टिवेशन होती है किसकी वजह से, किसी भी जीन के इंट्रोड्यूस करने की वजह से। तो इसमें जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं वो गिव ब्लू कलर कॉलोनीज, जब हम इनको उगाते हैं मतलब, और उसके बाद चेक करने के लिए कि भाई ट्रांसफॉर्मेंट्स इसमें कौन से हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन से हैं, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स ब्लू कलर के दिखाई देंगे और जबकि जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं वो कोई भी कलर है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो हम देख के ही बता सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेंट्स वाली कॉलोनी कहाँ पे है और उन्हीं को हम सेलेक्ट कर सकते हैं आगे की प्रोसीजर के लिए, आरडीटी के लिए। तो फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर में ही हम देखते हैं वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और प्लांट्स और एनिमल्स में हम किस किस प्रकार के क्लोनिंग वेक्टर्स हैं अलग अलग टाइप के जो वो यूज कर सकते हैं। जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेसियन है, ये प्लांट के अंदर यूज किया जाता है एक क्लोनिंग वेक्टर के रूप में। तो वैसे तो ये क्या करता है, पैथोजन होता है, बीमारी फैलाता है कई डाइकोट प्लांट्स के अंदर, डाइकोट मतलब वुडी प्लांट के अंदर ये बीमारी फैलाता है। डिलीवर ए पीस ऑफ डीएनए नोन एज टी डीएनए, एक ये टी डीएनए जब ये इन्फेक्ट करता है प्लांट को तो एक टी डीएनए को छोड़ता है और जो क्या करता है टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल टू इनटू द ट्यूमर सेल। तो ये एक टाइप की कैंसर क्रिएट कर देता है प्लांट में, गांठें बन जाती हैं जिस भी जगह पे इन्फेक्ट करेगा तो वहाँ पे ट्यूमर बनानी शुरू कर देता है ये। एंड डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल टू प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय पैथोजेंस। और ये जो ट्यूमर्स बनती हैं, ट्यूमर सेल्स होती हैं, इनको फिर क्या करता है, ये ऐसे केमिकल बनाने के लिए उकसाता है, उनको स्टिमुलेट करता है जो कि पैथोजेंस को जरूरी होते हैं, मतलब उसकी मशीनरी को ओवरटेक कर लेता है, अपने काम के सारे सब्सटेंस वो बनवाना शुरू कर देता है उनसे। और रेट्रोवायरस है जो वो एनिमल्स में यूज किए जाते हैं, हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू द कैंसरियस सेल, ये कैंसरियस सेल में बदलते हैं। हालांकि देख सकते हैं यहाँ पे बीमारी फैला रहे हैं, लेकिन किस बेस पे बीमारी फैला रहे हैं ये, तो यहाँ पे हम इनके जो काम करने के तरीके हैं उसी को बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं।
तो यहाँ से कैसे समझेंगे, ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन बाय पैथोजन। जो ये पैथोजन है बीमारी फैलाने वाले, मतलब जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन है, ट्यूमिफेसियन ये प्लांट में डिजीज कोज करता है और रेट्रोवायरस एनिमल में डिजीज कोज करता है। तो ये किस चीज़ की वजह से, ऐसे क्या चीज़ डिलीवर करते हैं, ये जीन डिलीवर करते हैं पैथोजेंस, जो कि क्या करता है फिर, यूज्ड एज ए टूल फॉर डिलीवरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट टू ह्यूमंस। तो इसी टेक्निक को जिस तरीके से ये अपने जीन भेज के मनचाया जो काम है वो करवा सकते हैं, जिस भी सेल को इन्फेक्ट करते हैं, उसी बेस पे हम भी क्या कर सकते हैं, इसी मेथड को यूज कर सकते हैं। ह्यूमन मतलब इंटरेस्ट टू द ह्यूमन, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है मनचाहे जीन हम इनके द्वारा किसी भी जगह पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और मनचाहा रिजल्ट वहां पे प्राप्त कर सकते हैं। तो ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियम हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू ए क्लोनिंग वेक्टर। जो टी आई है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जो प्लाज्मिड है, जिसकी वजह से ये ट्यूमर क्रिएट करता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियम, इनको हम ऐसी इनको मॉडिफाई करके इनको क्लोनिंग वेक्टर में हमने चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन डीएनए उसकी कॉपी बना सकते हैं, विच डिलीवर जीन ऑफ आवर इंटरेस्ट एंड इज नो मोर पैथोजेनिक टू प्लांट। और हम इसका जो जिसकी वजह से बीमारी फैलाता है उस गुण को इसको दबा देते हैं, उस गुण को ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से बीमारी तो नहीं फैलाएगा, लेकिन जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, हम जो भी मनचाया जीन है वो प्लांट के अंदर भेज सकते हैं। डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन इनटू द एनिमल सेल्स। डिसआर्म्ड का मतलब है उनके जो हथियार है वो छीन लेते हैं हम। हथियार क्या है, डिजीज कोजिंग कैपेसिटी उनकी, वो डिजीज कोजिंग कैपेसिटी यदि हम खत्म कर देते हैं तो उसके बाद जो रेट्रोवायरस है जो भी जीन भेजेगा वो हम अपने इंटरेस्ट का जीन है उससे किसी भी एनिमल सेल में भिजवा सकते हैं और वहां से एक रिजल्ट है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मशीनें काम नहीं कर सकती, यहाँ पे बैक्टीरिया ही काम करेगा जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी भी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए। डीएनए फ्रेगमेंट्स ligated into a suitable vector is transferred into a bacterial plant or animal host where it multiplies। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स लाइगेट मतलब उसको चिपकाया जाता है कहाँ पे, सुटेबल वेक्टर के ऊपर, और जहाँ पे उसको ट्रांसफर्ड किसी भी बैक्टीरियल सेल में या फिर प्लांट सेल में एनिमल होस्ट के अंदर उसको भेज दिया जाता है। तो जो सुटेबल वेक्टर जैसे ये एग्रोफैक्सियम ट्यूनिफेसियन है या फिर रेट्रोवायरस है, तो इनके साथ में हम अपना जो डीएनए फ्रेगमेंट है, जो काम का डीएनए है, जो डिजायरेबल करैक्टर लिए हुए है, तो उसको किसी भी प्लांट या एनिमल या फिर बैक्टीरियल सेल में हम उसको भेज सकते हैं और वहाँ पे वो कॉपी कर सकता है अपनी। अभी तक हम जो अलग अलग टूल डिस्कस कर चुके हैं, क्लोनिंग वेक्टर भी एक टूल था, उससे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो भी एक टूल होता है, और उससे पहले रेस्ट्रिक्शन जो इंजाइम है हमने यूज किए हैं तो वो भी एक अलग अलग टूल थे। तो टूल के बाद इसके बाद हम जो प्रोसेस है, मेन प्रोसेस वो डिस्कस करेंगे। और उससे पहले जो ये कम्पिटेंट होस्ट, ये भी एक टूल का काम करता है, एक उपकरण का काम करता है। और कम्पिटेंट होस्ट का मतलब क्या है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि हमने जो रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार किया है तो उसको ये लेस के उसको ये एक्सेप्ट कर सके। कॉम्पिटेंट का मतलब यही होता है कि जो हमने काम करवाना चाहते हैं वो उसके प्रति रिस्पॉन्स शो करे। तो इसमें क्या किया जाता है, जिस भी होस्ट के अंदर हमने जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो डालना है, उससे वो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, फिर वो जो अपन मन चाहे उससे प्रोडक्ट वगैरह हम बनवाना चाहते हैं तो वो प्रोडक्ट फिर वो बना सकता है। इसलिए उसको जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट बोलेंगे। तो होस्ट कुछ भी हो सकता है, प्लांट भी, बैक्टीरिया भी और एनिमल सेल भी। तो डीएनए कैन नॉट पास थ्रू, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने जो डीएनए है उसकी सेल के अंदर भेजना पड़ेगा। लेकिन डीएनए कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो सेल मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो सकता क्योंकि इसकी हाइड्रोफिलिक नेचर होती है। जबकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वो लिपिड जैसे मॉलिक्यूल को तो अपने अंदर से पास होने दे देती है, लेकिन जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं, जो वाटर लविंग होते हैं, उनको ये अपने अंदर से पास नहीं होने देती। मेथड टू मेक बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट टू टेक अप प्लाज्मिड। तो बैक्टीरियल सेल है या कोई भी सेल है उसको हमको क्या करना पड़ता है, कॉम्पिटेंट मतलब उसको इस लेवल तक पहुंचाना होता है कि वो आसानी से जो हमारा प्लाज्मिड है, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है, उसको एक्सेप्ट कर पाए। तो अलग अलग मेथड है उसमें। सबसे पहले क्या है, बाय ट्रीटिंग विद द स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवलेंट कैटाइन सच एज कैल्शियम। तो हम क्या कर सकते हैं, एक डाइवलेंट कैटाइन है जैसे कैल्शियम डाई पॉजिटिव आयंस, उनके साथ में सेल को ट्रीट किया जाता है, उनके साथ में रिएक्शन करवाई जाती है, उसको सॉल्यूशन में रखा जाता है थोड़ी देर, जिससे क्या होएगा, विच इंक्रीज एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन इट्स सेल वॉल। तो क्या होएगा,
कि जो सेल वॉल होती है एंड बैक्टीरिया की, उसमें से जो हमारा डीएनए है वो आसानी से एंटर कर जाता है, क्योंकि जो एफिशिएंसी है डीएनए की एंटर करने की जो बैक्टीरियल सेल में, वो इंक्रीज हो जाती है जैसे हम ट्रीट करते हैं बैक्टीरियल सेल को डाइवलेंट कैटायन के साथ में। मेथड ऑफ इंसर्टिंग रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, तो होस्ट सेल में हम कैसे डीएनए को भेज सकते हैं। तो ये तो प्लाज्मिड के अंदर जो प्लाज्मिड है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर भेजा था हमने कॉपी करवाने के लिए, लेकिन अब जो कॉपी किया हुआ डीएनए है तो उसको हम होस्ट सेल में कैसे भेज सकते हैं। तो पहली मेथड है हीट सोक मेथड। इसके अंदर क्या किया जाता है, इनक्यूबेटिंग सेल्स विद रिकम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। तो हम रिकम्बिनेंट डीएनए को किसके साथ में, जो इनक्यूबेटिंग सेल है मतलब जिनके अंदर हमने इस डीएनए को इंट्रोड्यूस करना है, उन सेल को रिकम्बिनेंट डीएनए के साथ में हम बर्फ पे रख देते हैं। और उसके बाद उनको फिर क्या किया जाता है, प्लेसिंग दैम ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस। तो अब उसको क्या किया जाता है, टेम्परेचर को एकदम से 42 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है और वापस फिर उसको आइस पे रख दिया जाता है। तो ये एकदम से हम जो सडन कूलिंग सडन हीटिंग कर रहे हैं, उससे क्या होता है, जो पोर साइज है वो चेंज नहीं हो पाता। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अपने हिसाब से वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाती इतना ज़्यादा जो टेम्परेचर बार बार हम जो कूल कर रहे हैं और जो उसको वार्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ पोर रह जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। उसकी वजह से जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए है वो होस्ट सेल में फिर एंटर कर जाता है। दूसरी मेथड है माइक्रो इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या करते हैं, जैसे हम एंटीबायोटिक्स हैं शरीर के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, तो एक माइक्रो इंजेक्शन में बिल्कुल माइक्रो लेवल पे, जो बिल्कुल माइक्रोस्कोपी के अंदर हम देख के इंजेक्शन करने पड़ते हैं। ये रिकम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। तो इसमें क्या किया जाता है, स्पेशल टाइप के इंजेक्शन होते हैं, तो उनमें रिकम्बिनेंट डीएनए को फिल करके उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है डायरेक्टली। उसके बाद है बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड। तो ये तीसरी मेथड है जिसके अंदर हम रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या किया जाता है, हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए सुटेबल इन प्लांट्स। तो इनके अंदर क्या करते हैं, हम सेल्स को, जिस भी सेल के अंदर हमने डीएनए को भेजना है, तो जैसे गन होती है, गन में क्या किया जाता है, जो बुलेट होती है उसको फिल करके उसको चलाया जाता है। इसी तरीके से हम डीएनए को क्या करेंगे, किसी भी प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करना है तो उसको गोल्ड या फिर टंगस्टन से कोट कर देंगे, ताकि जो ऊपर वाला जो जो हमारा मेन डीएनए है वो डैमेज ना हो, क्योंकि वो हाई वेलोसिटी के साथ भेजा जाएगा। तो उसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की गन होती हैं, उनके अंदर इसको फिल करके उसके बाद जो भी सेल है उसके ऊपर इसको बम्बार्ड, बम्बार्ड का मतलब बौछार करवाई जाती है इसकी, जिससे कि मतलब जो डीएनए है हमारा वो उसमें जो कंपिटेंट सेल है उसके अंदर ये एंटर कर जाता है। उसके बाद डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स, जो हमने क्लोनिंग वेक्टर में अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, इसके अंदर क्या किया जाता है, अलग अलग टाइप के जो जैसे एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियन था या फिर जो रेट्रोवायरस है, उनकी इस्तेमाल किया जाता है। उनको डिसआर्म करेंगे हम, और जैसे ये पैथोजन क्या करते हैं, अपना जीन है किसी भी एनिमल या प्लांट सेल में भेजते हैं, तो इन्हीं की टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं उसमें। तो इनको वैसे तो बीमारी के प्रति तो इनको क्या कर दिया जाता है, डिसआर्म कर दिया जाता है, बीमारी तो नहीं फैलाएंगे ये, लेकिन हमारा जो जीन है, जो हमारा डीएनए है रिकमेंड डीएनए, उसको होस्ट में ये बिल्कुल सक्सेसफुली बेच देते हैं। आरडीटी है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, उसकी सारी जो प्रोसेस है उसमें जो अलग अलग स्टेप आते हैं, जैसे स्टेप आप देख सकते हो, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, बाय रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियोज, तो अलग अलग जो स्टेप्स हैं वो काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, पहले डीएनए को आइसोलेट किया जाएगा, उसके बाद फ्रैगमेंट किए जाएंगे, डीएनए के टुकड़े किए जाएंगे, किसके द्वारा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा। और टुकड़े किए हुए फ्रैगमेंट्स का क्या करेंगे फिर हम, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स। तो अब काम का डीएनए वो निकालेंगे और उसको सेपरेट करेंगे, मतलब आइसोलेट करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। उसके बाद जो डीएनए हमने निकाला है अपने इंटरेस्ट का, जो डीएनए है उसको वेक्टर के साथ चिपकाया जाता है डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा। उसके बाद ट्रांसफरिंग रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, फिर हम क्या करेंगे, होस्ट का मतलब उस बैक्टीरिया के अंदर भेजेंगे जो कि वो कॉपी कर सकता है, मतलब एक क्लोनिंग वेक्टर लिया था हमने, वो कॉपी करेगा। उसके बाद कल्चरिंग होस्ट सेल, और ये क्लोनिंग वेक्टर तो चौथे पॉइंट में आ गया, और लेकिन जो इसमें के अंदर है, जिस भी हमने होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लांट या एनिमल सेल में जो हम कॉमन चाया रिजल्ट लेना है, उस होस्ट की बात करेंगे यहाँ पे। और होस्ट में जाने के बाद क्या है, जो होस्ट सेल है फिर वो
किसी भी सब्सटेंस को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को हम डिजायर्ड प्रोडक्ट को निकाल लेंगे वहाँ से, और उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग की जाएगी, उसके अंदर कुछ प्यूरिफिकेशन किया जाएगा, उसको सेपरेट किया जाएगा, और उसके बाद मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा जो भी प्रोडक्ट हम यहाँ से बनाएंगे। जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, एंजाइम्स हैं, तो वो हम मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हैं नॉर्मल पीपल, ताकि उसको यूज कर सकें। तो इन इस टाइप को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए। डीएनए को कैसे आइसोलेट करते हैं सेल से? टू कट डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को कट करने से पहले उसको क्या किया जाता है? इट्स नीड टू बी प्योर फॉर्म। तो हमको डीएनए बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में लिया जाना चाहिए, फ्री फ्रॉम अदर मैक्रो मोलिक्यूल से। मतलब इसको दूसरे मैक्रो मोलिक्यूल से अलग करना पड़ेगा। जैसे सेल है, सेल में तो सारे टाइप की ऑर्गेनेलीज पाई जाएंगी, गोल्जी अपरेटस वगैरह, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनको सबको साफ करना पड़ता है। और न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए है। जैसे हमने मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इसकी पैकिंग देखी थी कि जो हिस्टोन प्रोटीन भी पाए जाते हैं इसके अंदर, काफ़ी सारे एंजाइम भी पाए जाते हैं, तो उनको बिल्कुल हटाया जाता है। प्योर डीएनए है वो हमको सेपरेट करना होता है, तो उसी प्रोसेस को आइसोलेशन बोलते हैं। तो डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन मेम्ब्रेन। जैसे हमको पता है मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके सराउंडिंग में रहती है, तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा हमको, और जो दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको भी खत्म करना पड़ेगा। प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट्स आउट आफ्टर द एडिशन टू ए चिल्ड इथेनॉल कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन। तो जब प्योर डीएनए हम एक बार प्राप्त कर लेते हैं, तो उसको फिर चिल्ड अल्कोहल में मतलब उसके अंदर भेज दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है उसके अंदर चिल्ड अल्कोहल, बिल्कुल ठंडा अल्कोहल, जिससे क्या होता है, जो ये डीएनए है वो सस्पेंशन मतलब सस्पेंशन बना लेता है। मतलब वो अलग से सेपरेट दिखना स्टार्ट कर लेगा, और उसके फाइन दागे, मतलब बिल्कुल दागे जैसी स्ट्रक्चर है, व्हाइट कलर की जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो हमको डीएनए देखने को मिलेगा फिर। तो बाय ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल विद इंजाइम, तो हमको जो प्योर डीएनए है उसको ट्रीट करने के लिए अलग अलग इंजाइम चाहिए होते हैं। अलग अलग इंजाइम, जैसे जो लाइसो इंजाइम होता है, लाइसोजाइम, वो क्या करता है? बैक्टीरिया सेल वाल को खत्म करता है। सेलुलेज है वो प्लांट सेल के अंदर, यदि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो प्लांट सेल का जो सेल वाल है उसको खत्म करता है। काइटिनेज क्या करता है? काइटिन कहाँ पे पाया जाता है? फंगल सेल वाल में, तो उसको खत्म करना पड़ेगा यदि डीएनए उसमें से निकालना है तो। राइबोन्यूक्लियेज क्या करेगा? जो भी जितना भी आरएनए है सेल के अंदर उसको डाइजेस्ट कर देता है, उसको खत्म कर देगा। प्रोटीएज क्या करेगा? जितने भी प्रोटीन है, जहाँ जहाँ भी प्रोटीन पाया जाएगा उसको ये खत्म कर देता है। और अदर मॉलिक्यूल्स को भी हम अलग अलग ट्रीटमेंट के द्वारा हटाते रहते हैं। तो हमारे पास ये सारे मॉलिक्यूल जब हम हटा देते हैं तो हमारे पास प्योर डीएनए है वो बच जाता है। और उसको हम कैसे निकालेंगे? चिल्ड अल्कोहल में जब इस जो भी हमने मटेरियल तैयार किया उसको जब डाल देते हैं तो ये दागे जैसी स्ट्रक्चर्स है वो दिखाई देती है। और जो ये सस्पेंशन जो बना हुआ है यहाँ पे, मतलब अलग से सेपरेट हो जाता है धागे जैसी स्ट्रक्चर की फॉर्म में, तो ये डीएनए को आइसोलेट कर लिया जाता है। उसके बाद है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। तो जैसे हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया था, तो ये किसके द्वारा यूज किया जाता है? इनक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विद। इनक्यूबेटिंग का मतलब साथ में रखना। इसको जो हमने डीएनए प्यूरिफाई किया है उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास में रखा जाता है। ऑप्टिमल कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशन पे ताकि जो एंजाइम है वो अच्छे ढंग से बिल्कुल सही तरीके से काम कर सके। तो एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ प्रोसेस। तो जैसे ये क्या करता है? डीएनए के टुकड़े बनाता है, तो डीएनए के टुकड़ों को हम अलग अलग देखने के लिए क्या यूज करते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जैसे जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को रन किया जाता है, तो जैसे ही इसके बैंड बनने स्टार्ट हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है? हमारा डीएनए है वो फ्रेगमेंट्स उसके होने स्टार्ट हो गए हैं। तो इंजाइम की एक्टिविटी को चेक करने के लिए हम एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जो कि हम फर्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था, उसकी जो पिक है वो भी देखी थी, और उसका जो मूविंग डायग्राम है उससे भी समझा था कि किस तरीके से बैंड बनते हैं। तो ये डीएनए को फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए भी यूज किया जाता है, और साथ में मतलब जो एंजाइम है उसके काम को देखने के लिए भी यूज किया जाता है। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, हैंस इट मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड। जो हमने देखा था कि एनोड की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं? डीएनए को एग्रोजेल में रख के और इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखते हैं। प्रोसेस इज रिपीटेड विद वेक्टर डीएनए आल्सो। और डीएनए तो हमको कट साथ में वेक्टर डीएनए भी करना पड़ेगा, जो प्लाज्मिड है उस डीएनए को भी काटना पड़ेगा उसको। उसके लिए भी सेम प्रोसीजर एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है, उसके भी फ्रेगमेंट अलग अलग किए जाते हैं। कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स डीएनए एंड वेक्टर आर जॉइंड बाय लाइगेज। और जो भी हमको इंटरेस्ट है, जो जिस भी टुकड़े को हमने चाहिए होता है डीएनए का, वो हम क्या करेंगे? उसको अलग कर लेंगे सोर्स डीएनए से, और उसको किसके साथ चिपका देंगे? वेक्टर के साथ। किससे? जो लाइगेज एंजाइम है उसके साथ।
और दिस रिजल्ट्स इन प्रिपरेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। और जो ये क्या है, जो डीएनए हमने तैयार किया है ये अलग अलग सोर्स से आया है। एक सोर्स एक अलग जगह से उठाया है और दूसरा एक बैक्टीरियल सोर्स है, वेक्टर है जो प्लाज्मिड से निकाला जाता है। तो जो इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है उसी को रिकम्बिनेंट डीएनए बोला जाता है। उसके बाद एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यहाँ पे की जाती है। क्योंकि एक सिंगल रिकम्बिनेंट डीएनए से काम नहीं चलेगा, हमको बहुत सारा जो रिकम्बिनेंट डीएनए एक बारी बन जाता है तो उसकी कॉपी तैयार करनी पड़ती है, ताकि जो हमारा सक्सेस रेशियो है, तो जरूरी नहीं है कि हम कुछ ही मॉलिक्यूल तैयार करें और वही मॉलिक्यूल सारे के सारे किसी भी होस्ट सेल में डालना चाहें और वहाँ पे चले जाएं, क्योंकि इसमें सक्सेस रेशियो बहुत कम होती है। हम हजारों लाखों मॉलिक्यूल भी यूज करेंगे तब भी हो सकता है कुछ सैकड़ों में या फिर उससे भी कम हो सकता है मॉलिक्यूल हैं हमारे मनचाही जगह पे पहुंचे, होस्ट सेल में वो पहुंचे। तो उसके लिए क्या किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो की जाती है। इसके अंदर मल्टीपल कॉपी ऑफ जीन डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी बहुत ज़्यादा कॉपी तैयार की जाती है लैब के अंदर यूजिंग टू सेट ऑफ प्राइमर। इसके अंदर दो अलग अलग प्राइमर यूज किए जाते हैं और इंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। और साथ में जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, नए नए जो डीएनए की नाइट्रोजनस बेस है उसको अटैच करता रहता है, और जिसे हमारे जो नए डीएनए है, जैसे यहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन ही होती है एक, उस रेप्लिकेशन प्रोसेस ही समझने। जैसे रेप्लिकेशन में हमने देखा था प्राइमर यूज किए जाते हैं जो क्या होते हैं, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलीन्यूक्लियोटाइड। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का मतलब है इसके अंदर 2 से लेके 9 तक न्यूक्लियोटाइड हैं। न्यूक्लियोटाइड हमने देखा था मोनोमर यूनिट होती है डीएनए के अंदर या आरएनए के अंदर, तो उनका बना होता है ये, थोड़ी यूनिट होती हैं और वो यूनिट क्या करती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं रीजन ऑफ डीएनए, मतलब जिस डीएनए को कॉपी करना है हमने उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी और उस पर अटैच हो जाती हैं। प्राइमर का मतलब है ये प्रोसेस को शुरू करवाते हैं। फिर उसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये कहाँ पे जाके अटैच होएगा, ये प्राइमर के पास अटैच होएगा और प्राइमर को एक्सटेंड मतलब ये आगे बढ़ाता चला जाएगा, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं हमारे सॉल्यूशन में उसको जोड़ता हुआ जाता है, और जो डीएनए जो जीनोमिक डीएनए है उसका ब्लूप्रिंट लेके नया डीएनए है वो तैयार करता है, मतलब डीएनए की कॉपी यहाँ पे तैयार की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उसका बनाया जाता है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम्स अप्रोक्स 1 बिलियन कॉपीज, मतलब काफ़ी बार बार इसी प्रोसेस को रेप्लिकेशन को करवाया जाता है, और हमको पता है एक रेप्लिकेशन में 2 डीएनए की कॉपी तैयार हो जाती हैं, और यदि बार बार करवाएंगे तो हमारे पास 1 बिलियन कॉपीज मतलब 1 अरब कॉपी तक भी हम इसको तैयार कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा एम्पलीफाई किया जाता है जीन को। achieved by use of thermostable DNA polymerase isolated from the bacterium Thermus aquaticus। तो यहाँ पे जो स्पेशल टाइप का जो एक इंजाइम यूज किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज, वो थर्मोस्टेबल होता है, मतलब यहाँ पे हमको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है। हम नॉर्मल टेम्परेचर पे यदि एक्टिविटी करेंगे तो बहुत टाइम खा जाती है, वो बहुत टाइम लग जाता है उसमें। तो इससे को ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट करवाने के लिए हम एक स्पेशल टाइप का इंजाइम है वो यूज करते हैं जो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है। और वो किससे यूज किया जाता है, फिर वैसे तो हमको पता है ज़्यादातर जो इंजाइम है वो हीट के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही हम हीट बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वो डीएन जो भी हमारा एंजाइम है वो काम करना बंद कर देगा। लेकिन यहाँ पे स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं थर्मस एक्वाटिकस, जो कि स्पेशली हीट कंडीशन में पाए जाते हैं, थर्मल वेंट्स में पाए जाते हैं गर्म जगहों पे। तो उनके अंदर वाले इंजाइम हैं जो उनकी कॉपी करते हैं डीएनए की, वही इंजाइम यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो वो कॉपी करता जाएगा हमारा जो डीएनए है जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी, विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस लैब के अंदर किए जा रही है। लैब के अंदर हम डीनेचुरेशन जब करते हैं, मतलब डीएनए की कॉपी करने से पहले जो वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म होती है उसकी वो लिपटा हुआ पाया जाता है 2 चेन, उसको सेपरेट करना पड़ता है, और उसी सेपरेशन को हम डीनेचुरेशन बोलते हैं। और डीनेचुरेशन को करने के लिए टेम्परेचर है वो 92 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना पड़ता है, तभी वो डीनेचुरेशन होगी। वैसे तो हमारे सेल्स के अंदर जब डीनेचुरेशन होती है तो अलग अलग इंजाइम काम करते हैं, लेकिन हम ज़्यादा इंजाइम यूज करेंगे तो प्रोसेस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती चली जाएगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे टेम्परेचर का यूज करते हैं डीनेचुरेशन प्रोसेस के अंदर। और एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट्स यूज्ड टू लाइगेट विद ए वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। और जो हम एम्पलीफाइड डीएनए फ्रेगमेंट यहाँ से तैयार करेंगे, ये अलग अलग प्रोसेस, इसमें 3 स्टेप में चलेगी ये प्रोसेस, अगली जो स्लाइड है उसमें देखेंगे। तो उसके बाद जब कॉपी हमारी बहुत ज़्यादा तैयार हो जाती है तो उनको फिर क्या किया जाता है, वेक्टर के साथ मिला दिया जाता है ताकि उनकी और ज़्यादा क्लोनिंग है और ज़्यादा कॉपी है वो तैयार की जा सके।
तो हम स्लाइड से समझते हैं जो पीसीआर कंपोनेंट है। जब हम पीसीआर करवाते हैं तो एक थर्मल साइक्लर के अंदर ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। वो डीएनए सैंपल भी डाला जाता है जो हमने फ्रेगमेंट किया है, टुकड़ों में तोड़ा है, और उसके बाद उसमें प्राइमर क्या करते हैं जो कि रिएक्शन को, जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है उसको स्टार्ट करवाते हैं। उसके बाद जो नया डीएनए बनेगा वो किससे बनेगा, न्यूक्लियोटाइड से, तो न्यूक्लियोटाइड्स को भी हमने ऐड करना पड़ता है इसमें। उसके बाद टैग पॉलीमरेज है, मिक्स बफर हैं, पीसीआर ट्यूब हैं, तो इनके अंदर इन सारी चीज़ों को मिक्स करके, और टैग पॉलीमरेज का भी काम है, वो रेप्लिकेशन में मदद करता है ये भी। और इनका फिर जो एक मशीन के अंदर इनको रख दिया जाता है जो कि थर्मल साइकिलर होता है, मतलब टेम्परेचर को चेंज करता रहता है। क्योंकि जो पीसीआर है उसके एक साइकिल में 3 स्टेप होते हैं। एक डीनेचुरेशन में क्या रहेगा, जो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म है, जो 2 चेनें लिपटी हुई आपस में, उनको 95 डिग्री, 92 95 डिग्री के आसपास क्या किया जाता है, स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया जाता है। मतलब ऊपर वाली स्ट्रैंड अलग हो जाती है, नीचे वाली स्ट्रैंड अलग हो जाती है। उसके बाद हमने जैसे पढ़ा था 2 सेट ऑफ प्राइमर यूज करते हैं। एक प्राइमर ऊपर वाली चैन के साथ अटैच होएगा जो रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवाएगा, और एक नीचे की तरफ। और उसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज है, और इस जगह पे हम देख सकते हैं एनिलिंग। एनिलिंग का मतलब होता है प्राइमर का ऐड होना, किसके ऊपर, जो हमने सिंगल स्ट्रैंड बनाई है डीएनए की उसके ऊपर। और ये 55 डिग्री सेल्सियस पे एनिलिंग हो सकती है, तो टेम्परेचर को हमने कम करना पड़ेगा फिर। उसके बाद फिर एक्सटेंशन, जब नया जो डीएनए है वो बनाया जाता है डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा, तो वहाँ पे फिर टेम्परेचर को ज़्यादा करना पड़ता है, 72 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टेम्परेचर पहले 95 डिग्री सेल्सियस था, फिर 55 लेके आना पड़ा, फिर उसके बाद 72, फिर दोबारा फिर 95, फिर 52। तो अलग अलग जो साइकिल है, एक के बाद एक जो साइकिल रिपीट किए जाएंगे। तो इसमें जो टेम्परेचर को बार बार कम ज़्यादा किया जाएगा, तो वो किसके द्वारा, थर्मल साइकिलर के द्वारा किया जाएगा। और बार बार जब हम साइकिल इसकी कॉपी करते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारा जो डीएनए है वो तैयार हो जाता है। और जब जैसे ही हमने अब कॉपी तैयार कर ली है डीएनए की, तो उनको क्या किया जाएगा, रिकम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट किया जाएगा किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। मतलब जिस भी ऑर्गेनिज्म में हम उसको डालना चाहते हैं, आप उस ऑर्गेनिज्म में उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, सेवरल मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लाइगेटेड डीएनए इनटू रेसिपिएंट सेल। जैसे हमने अलग अलग मेथड, वो 4 मेथड पढ़ी थी, जीन गन मेथड। तो उसके लिए उनसे क्या किया जाता है, जो अलग अलग मेथड थी, जैसे हीट शॉक मेथड, उनसे हम डीएनए को रेसिपिएंट सेल में भेज सकते हैं, लाइगेट कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। रेसिपिएंट सेल्स टेक अप डीएनए आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब उनको ऐसा बनाया जाता है कि वो डीएनए को क्या कर सकें, रिसीव कर सकें। और जो हमने उसके लिए क्या किया था, वो जैसे सेल को आइस पे रखा था, फिर उसके बाद उसको गर्म कर दिया था 42 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद फिर आइस पे रखा था। तो वो जो प्रोसीजर था वो कॉम्पिटेंट करने के लिए ही था सेल को। और recombinant DNA bearing ampicillin resistance gene transferred into E. coli cells make them ampicillin resistance। तो जैसे यहाँ पे एक यूज बता रखा है कि डीएनए बियरिंग, एक डीएनए है हमारे पास, रिकम्बिनेंट डीएनए, जिसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन वो लिए हुए है। तो जैसे ई कोलाई है, वैसे तो वो एम्पीसिलिन के प्रति कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करती, मतलब ये एम्पीसिलिन केमिकल सब्सटेंस ऐसा है जो इनको किल कर सकता है। लेकिन हमने क्या कर दिया, ऐसा डीएनए इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन लिए हुए है। कहने का मतलब क्या, कि वो एम्पीसिलिन के प्रति रेजिस्टेंस शो कर सकता है। अब एम्पीसिलिन उसको कोई फर्क नहीं डालेगा। तो ई कोलाई के अंदर जैसे ये डीएनए आएगा, तो ये अब वहाँ पे एम्पीसिलिन के द्वारा इसकी डेथ है वो नहीं रुक जाती है। तो वैन ट्रांसफर्ड सेल्स आर स्प्रेड ऑन अगार प्लेट कंटेनिंग एम्पीसिलिन। तो जब हम एम्पीसिलिन वाले मीडियम में इन सेल्स को, जो इकोलाई सेल्स हैं, इनको स्प्रेड करते हैं, इनको वहाँ पे रखते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, ओनली ट्रांसफॉर्मेंट्स विल ग्रो। तो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं वो ग्रो कर जाते हैं, जबकि जो अनट्रांसफॉर्मेंट रेसिपिएंट सेल हैं वो डाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेंट्स को अनट्रांसफॉर्मेंट से अलग कर सकते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा, हमने एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन ई कोलाई में डाला है, तो जिसकी वजह से उनकी डेथ नहीं होगी। तो ट्रांसफॉर्मेंट्स वाला की जो रिकम्बिनेंट डीएनए लिए हुए हैं वो यहाँ पे डेथ नहीं होती है, तो वो ग्रो करेंगे। और जिनके पास ई कोलाई के पास वैसे क्या होता है, एम्पीसिलिन के प्रति कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, तो वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो ये एक सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में यूज कर सकते हैं, कि ये देखने के लिए कि हमारा जो डीएनए है वो सही ढंग से अटैच हुआ है नहीं हुआ है। जिन सेल्स में वो सही ढंग से अटैच हुआ है तो वो ग्रो कर जाती हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मेंट्स या रिकम्बिनेंट्स कहलाती हैं। और दूसरी क्या है, वो डेड हो जाती हैं।
हेयर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है वो क्या है, एक सिलेक्टेबल मार्कर का काम करता है। सिलेक्टेबल मार्कर जैसे हमारे पास मार्कर होते हैं, हम हाईलाइट करते हुए चलते हैं, मतलब पूरे पेज में से जो इंपॉर्टेंट चीज, जैसे यहाँ पे भी जो हाईलाइट कर रखी है भाई इस पॉइंट के अंदर ये बात काम की है, उसके बाद कुछ सेल फिर नॉर्मल रखी गई है, उसके बाद फिर अलग अलग जो हाईलाइट कर रखे हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज को अनइम्पोर्टेंट पोर्शन से अलग करते हैं। तो इसी प्रकार से जो सिलेक्टेबल मार्कर हैं वो रिकम्बिनेंट्स जो हमारे काम की चीज हैं या ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उनको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करते हैं, इसलिए इसको सिलेक्टेबल मार्कर है बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब हमको जो मेन प्रोडक्ट जिसके लिए सारी प्रोसेस की जा रही थी उसको तैयार करना है, और इनके अंदर क्या किया जाता है, इन ऑल रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी अल्टीमेट एम इज टू प्रोड्यूस ए डिजायरेबल जी प्रोटीन। तो जितनी भी रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी होती हैं उनके अंदर हमारा जो अल्टीमेट गोल होता है वो डिजायरेबल प्रोटीन है उसको तैयार करना होता है। Hence, recombinant DNA need to be expressed under appropriate condition। तो इसलिए क्या होना चाहिए, जो रिकम्बिनेंट डीएनए है उसको एक्सप्रेस का मतलब है उसको एमआरएनए बनाना है, उसको फिर प्रोटीन बनाना है, तो उसको अप्रोप्रिएट कंडीशन दी जाती हैं ताकि वो अपना जो भी उसको प्रोडक्ट बनाना है वो बना सके। After having cloned gene of interest, having optimized condition producing it on a large scale। जब हम क्लोन जीन जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्लोन कर लेते हैं, तो उसको ऑप्टिमाइज कंडीशन दी जाती है ताकि लार्ज स्केल के ऊपर हमारा जो प्रोडक्ट है, हम जो भी प्रोडक्ट उसमें बनाना चाहें तो हम तैयार कर सकते हैं। जो ये प्रोडक्ट बार बार आ रहा है क्या चीज़ है, ये हम जब नेक्स्ट जो चैप्टर डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन उसमें सारे प्रोडक्ट ही डिस्कस करते हैं कि यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है इस प्रोसेस को। तो रिकम्बिनेंट प्रोटीन क्या होता है, ये प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोलोगस होस्ट। तो ये वो प्रोटीन होता है जो कि बनाया जाता है किसके द्वारा, हेट्रोलोगस होस्ट के द्वारा। हेट्रोलोगस होस्ट क्या होते हैं, जो होस्ट किसी बाहर से एक जो फॉरेन डीएनए है उसको एक्सप्रेस करता है। खुद के डीएनए को तो एक्सप्रेस करता ही है, लेकिन बाहर के डीएनए को जब एक्सप्रेस मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस से जब भी वो कोई प्रोटीन बनाएगा बाहर के किसी जीन से, तो उसको हम हेट्रोलोगस होस्ट बोलते हैं। और उस हेट्रोलोगस होस्ट के द्वारा जो प्रोटीन तैयार किया जाता है उसको रिकम्बिनेंट प्रोटीन, क्योंकि उसको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया गया है। सेल harboring cloned gene of interest may be grown on a small scale in laboratory। तो जो सेल्स हैं हार्बोर मतलब उनको पाला जाता है, उनको मतलब मेंटेन किया जाता है। क्लोन्ड जीन मतलब जो जिनके पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो क्लोन किए हुए हैं किसके ऊपर, स्मॉल स्केल इन लेबोरेटरी। पहले तो स्मॉल स्केल ऑफ लेबोरेटरी में उसको चेक किया जाता है भाई वो कैसे काम कर रही हैं। और कल्चर में भी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग डिजायर्ड प्रोटीन एंड देन प्यूरिफाइंग इट। तो जो कल्चर है उससे क्या किया जाता है, कोई हम जो स्पेशल टाइप का प्रोटीन निकालना चाहे तो प्रोटीन निकाल के उसको प्यूरिफाई किया जाता है, उसको साफ किया जाता है। सेल मल्टीप्लाइड इन ए कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम बाय। तो सेल को मल्टीप्लाई किस किस माध्यम से हम कर सकते हैं, वेयर इन यूज्ड मीडियम इज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम वन साइड। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो प्रोटीन है उसको कैसे तैयार कर सकते हैं, एक साइड से तो जो यूज्ड मीडियम है जो कि यूज किया जा चुका है जो भी मटेरियल उसको एक साइड से निकालते रहें, और दूसरे साइड से उसको फ्रेश मीडियम है मतलब जो प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड वगैरह जो चाहिए होता है जो भी मटेरियल वगैरह है, साफ मटेरियल एक साइड से एंटर करते जाएंगे और जो यूज्ड मटेरियल है वो दूसरे साइड से बाहर निकालते जाएंगे। इससे क्या रहेगा, जो भी हमारा जो एक्सप्रेशन है जीन एक्सप्रेशन वो बिल्कुल मैक्सिमम कंडीशन पे काम करेगा। टू मेंटेन सेल इन दियर फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव लोग और एक्सपोनेंशियल फेज। तो इसे क्या कर सकते हैं हम, जो सेल्स हैं हमारी वो जो काम कर रही हैं उनको बिल्कुल हाइयर रेट के ऊपर वो अपना जो प्रोटीन वगैरह बनाना है उसको वो रख सकती हैं। मोस्ट एक्टिव लोग का मतलब या एक्सपोनेंशियल फेज का मतलब है जिसमें जो भी ग्रोथ होती है किसी भी चीज़ की वो बहुत स्पीड से होती है, तो उस फेज को बोला जाता है। इससे क्या होएगा, जो लार्ज बायोमास लीडिंग टू हाई यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन। इससे क्या होएगा, जो भी हमारा बायोमास है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होएगा, और इससे क्या देखने को मिलेगा, हमारा जो डिजायर्ड प्रोटीन है उसकी ज़्यादा मात्रा प्रोड्यूस होती हुई दिखेगी। उसके बाद बायो रिएक्टर्स। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड अप्रिसिएबली क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। हमको ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट चाहिए होता है इंडस्ट्रियल लेवल पे मतलब लार्ज स्केल पे, तो जिसके अंदर हम लैब के अंदर उसको इतना ज़्यादा तैयार नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या किया जाता है, लार्ज क्वांटिटी में जो प्रोडक्ट है उसको तैयार करने के लिए बायो रिएक्टर होते हैं, और इनका जो वॉल्यूम है 100 से लेकर 1000 लीटर तक
हो सकता है। मतलब इतना ज़्यादा जो मटेरियल है, अब इतना ज़्यादा मटेरियल हम लैब में तो तैयार नहीं कर सकते। लैब में तो सारा खेल मिलीमीटर्स में ही चलता है। तो लीटर्स के अंदर हम बायोरिएक्टर्स में जो जीन ऑफ जो प्रोडक्ट है, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट वो तैयार कर सकते हैं। तो बायोरिएक्टर क्या होते हैं? ये वेसल बर्तन होते हैं इन विच रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड। जो भी चीज़ हमने रॉ मटेरियल का मतलब जो भी एक कच्चा पदार्थ है वो इनके अंदर भर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, और उसके बाद इनसे जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं वो तैयार किए जाते हैं। बायोलॉजिकली का मतलब अलग अलग जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम उसको स्पेसिफिक प्रोडक्ट में बदलते हैं। यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन सेल, मतलब इसीलिए इनको बायोलॉजिकल कन्वर्टेड बोला गया है। प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन, तो इनको हम वो सारी कंडीशन दे देते हैं जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपना काम कर सकें। मतलब जो हमारा अलग अलग टाइप के जो प्लांट सेल वगैरह माइक्रोबियल प्लांट हैं, तो जो बिल्कुल फास्ट ढंग से काम करने के लिए जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम रखा जाता है। पीएच है, जो एसिड बेस कंडीशन है वो नॉर्मल रखी जाती है। सबस्ट्रेट है, मतलब जिसको जैसे रॉ मटेरियल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाता है। साल्ट है, विटामिन है, ऑक्सीजन है, इनकी सप्लाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है ताकि हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको हम तैयार कर सकें। स्टीयर्ड टैंक रिएक्टर, तो ये भी एक बायोरिएक्टर का ही टाइप है जिसके अंदर क्या है, सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार होता है ये, और विद कवर्ड बेस। कवर्ड का मतलब इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो चपटा नहीं होता, वो उसके कवर बना होता है नीचे से, मतलब वो एक चाप टाइप में होता है, आर्क टाइप में होता है नीचे से। टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट, जिससे कि जो मिक्सिंग है, जितना भी रिएक्टर का कंटेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ढंग से किया जा सके। स्टीयर फैसिलिटेट मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। जो स्टीयर हैं, जो पंखे लगे होते हैं जो लगातार इसको घुमाते रहते हैं मटेरियल को, उससे जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, मतलब जो ऑक्सीजन है वो भी अच्छे ढंग से इसके अंदर घुलती रहती है, जिससे ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। और ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो हमारे एंजाइम है जो बिल्कुल फास्ट ढंग से काम कर सकते हैं। एयर कैन बी बबल्ड थ्रू रिएक्टर्स, तो एयर को भी नीचे एयर पंप लगे होते हैं जो कि एयर उसमें से बबल के थ्रू पास करते रहते हैं। हैज एन एगिटेटर सिस्टम एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, तो इनके पास एगिटेटर का मतलब जो उसको लगातार हिलाते रहता है, उसमें मतलब अलग अलग मटेरियल उसको मिलाते रहता है। एंड एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम का मतलब उसमें ऑक्सीजन जो अलग अलग जो पंप वगैरह होते हैं, गैसेस पंप, उनके द्वारा भेजी जाती है। एक फॉर्म कंट्रोलर सिस्टम होता है जो जाग बनता है जब ये पंखे घूमते हैं, तो जो जाग बनता है उसको भी कंट्रोल करने वाला सिस्टम होना चाहिए। फॉर्म ब्रेकर भी लगे होने चाहिए ऊपर जो फॉर्म को हटाते रहें। एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला भी सिस्टम होना चाहिए, तो टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ने ना दे, क्योंकि जैसे प्रोसेस चलेगी टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। पीएच कंट्रोल सिस्टम जो एसिडिक बेसिक कंडीशन को कंट्रोल करके रखता है, वो भी लगे होता है। सैम्पलिंग पोर्ट भी लगे होते हैं, कुछ खाने लगे होते हैं जिसमें से हम सैंपल को बाहर निकाल के चेक कर सकते हैं कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो मनचाहा बन रहा है। पीरियडिकली का मतलब है टाइम टू टाइम हम जो अलग अलग जो सैंपल है उसको निकाल के चेक करते हैं अलग अलग टाइम पे। जैसे प्रोसेस है, मान लो वो 2 घंटे 4 घंटे ले रही है, तो उसमें हम बीच बीच में कुछ मिनटों के फर्क में 15 मिनट 20 मिनट के बीच बीच में हम क्या करते हैं, सैंपल को बार बार निकाल के चेक करते हैं कि जो हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो सही ढंग से तैयार हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो उसके बाद बायोरिएक्टर्स की हम पिक देखते हैं। डायग्राम है पहले, फिर रियल पिक भी देखेंगे। तो इसमें है अलग अलग जो कंपोनेंट है वो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एगिटेटर सिस्टम होता है जो कि ये पंखे जो ब्लेड लगे होते हैं इनको घुमाने का काम करता है ताकि जो हमारा मटेरियल है वो अच्छे ढंग से मिक्स होता रहे। एक फीडिंग पंप होता है, फीडिंग में हम रॉ मटेरियल है वो ऊपर से डालते हैं और जो यूज्ड मटेरियल होता है उसको एक जगह से निकाल दिया जाता है। एक साइड से एयर है उसको पास किया जाता है बबल्स की फॉर्म में। सबमर्ज्ड एरिएटर, एरिएटर क्या होते हैं, पंप होते हैं जो कि बबल्स की फॉर्म में एयर को पास करते रहते हैं। रिएक्टर टैंक मतलब यही वो टैंक है जिसमें रिएक्शन वगैरह है, जितने भी अलग अलग जो रिएक्शंस हैं, जो स्टेप्स हैं आरडीटी के, वो यहाँ पे होंगे। एक थर्मल जैकेट होती है जो कि टेम्परेचर को ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होने देती। और सेंसर लगे होते हैं, सेंसर प्रोब्स को, जो कि अलग अलग टाइम के मतलब जो पीएच वगैरह है, प्रेशर वगैरह है, उनको सेंस करते हैं। और सिस्टम मॉनिटर, तो अलग अलग एक जो एक मीटर वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे अलग अलग मीटर लगे होते हैं, और उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो अलग अलग सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ से। जो फैक्ट्रीज के अंदर बायोरिएक्टर होते हैं वो स्टील के बने होते हैं, तो हम देख सकते हैं इसके अलग अलग कंट्रोलर सिस्टम होते हैं। जैसे यहाँ पे कंट्रोलर सिस्टम है, मेन बर्तन ये होता है, इसके अंदर अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगे होते हैं। तो ये रियल टाइप का, वो पीछे हमने डायग्रामेटिक पोर्शन देखा था, ये रियल टाइप का बायोरिएक्टर है।
और इसका और एडवांस वर्जन है जिसमें हम बिल्कुल बाहर से देख सकते हैं। तो इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल एक मीटर लगा होता है, जो स्क्रीन लगी होती है, जिसमें हम अलग अलग जो कंडीशन है उनको चेक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और अलग अलग जो सिस्टम है वो अलग अलग ढंग से काम करते हैं। तो ये छोटे लेवल का बायो रिएक्टर है वैसे, और ये मतलब बड़े लेवल का बायो रिएक्टर है जो मतलब ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये लास्ट स्टेप रहेगा हमारा जो आरडीटी प्रोसेस है उसका। और इसके अंदर क्या किया जाता है, प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू ए सीरीज ऑफ प्रोसेसेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक फेज। जो बायोसिंथेटिक का मतलब जो भी हमने प्रोडक्ट तैयार करना था आरडीटी प्रोसेस के द्वारा, उसको तैयार करने के बाद अलग अलग प्रोसेस के थ्रू उसको गुजारा जाता है और फाइनल प्रोडक्ट है वो तैयार किया जाता है। तो इसको रेडी करने से पहले मार्केटिंग मार्केटिंग के लिए मतलब मार्केट में लॉन्च करने से पहले एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में तो प्रोसेस क्या क्या आती हैं, सेपरेशन, इसको सेपरेट किया जाता है क्योंकि ये मिक्स्ड फॉर्म में पाया जाएगा, कुछ रॉ मटेरियल भी पाए जाएंगे, कुछ अलग टाइप के सब्सटेंस भी पाए जाएंगे। तो उसको सेपरेट किया जाता है और प्योरीफाई किया जाता है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में उसको निकाला जाता है। कोलेक्टिवली रेफर टू एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। और इन्हीं को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, जितने भी अलग अलग प्रोसेस यूज करते हैं वो सारी डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब है बायोसिंथेटिक फेज के बाद में होने वाली सारी प्रोसेसेस, उसी को डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलेंगे। तो प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, जो संरक्षक होते हैं जो बचा के रखते हैं लंबे टाइम तक, उन प्रिजर्वेटिव्स को डाल के उसके बाद प्रोडक्ट है वो तैयार कर लिया जाता है। सच फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन का मतलब है जो अलग अलग विधियां लगाई जाती हैं, हैज टू अंडरगोस थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स, फिर उसका क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। वे जो भी उसका जैसे ड्रग्स वगैरह हम यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, दवाइयाँ, तो उनको अलग अलग, जैसे कोरोना काल में भी जो दवाइयों के जो एंटीबायोटिक्स वगैरह बनी हैं, वैक्सीन बने हैं, उनके ट्रायल चले हैं। ट्रायल का मतलब वो कितने कारगर हैं, किस एज पे ज़्यादा कारगर हैं, कितनी डोज में ज़्यादा कारगर हैं, तो उनको क्लिनिकल ट्रायल से गुजारा जाता है। और स्ट्रिक्टली क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग का मतलब उनकी गुणवत्ता की कंट्रोल करने वाला एक टेस्टिंग सिस्टम भी होता है, जो सही गुण वाले प्रोडक्ट को ही आगे बढ़ने देता है, और जिनके अंदर कुछ भी कमी होती है तो उसको वो रिमूव करता हुआ चलता है। जैसे डिस्कवरी चैनल पे अलग अलग जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट दिखाई जाती हैं, तो उनमें हम देख सकते हैं जो सैंपल वगैरह हैं जो कैसे निकाले जाते हैं, तो पूरा सिस्टम होता है उसमें, जो अलग अलग कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जो प्रोडक्ट की अलग अलग प्रोसेसेस में गुजरता है। और कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग में जो लेजर वगैरह होती हैं उनके द्वारा स्कैनिंग की जाती है, भाई मटेरियल ठीक ढंग से बना है या वो गलत टाइप का, यदि पैकिंग वगैरह ठीक से नहीं हो रही है उनकी, तो उनको हटाता रहता है वो। तो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होता है, ये मैनुअल भी होता है, मशीनों से भी होता है। मैनुअल मतलब इंसानों द्वारा भी होता है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो भी अलग अलग प्रोसेस है, प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन की, और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग है, ये एक प्रोडक्ट से मतलब अलग अलग प्रोडक्ट के केस में ये प्रोसेसिंग अलग अलग की जाती हैं।